गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू फुल फॉर्म। मैं पूजा पिपचुला, फैकल्टी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो आपको मिलते हैं नोट्स, पीवाईक्यू विद आंसर, 100+ मॉक टेस्ट। एंड ये हमारा कोड है, इसको आप यूज कर सकते हैं यदि आपके आसपास किसी ने भी हमारा कोर्स परचेज करना हो तो। ठीक है। चलो ऑडियो वीडियो बता दो। दीपमाला जी गुड मॉर्निंग, बहुत लेट हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, चलो ऑडियो वीडियो बता दो। गुड मॉर्निंग मोहम्मद जी, गुड मॉर्निंग ब्रजेश जी। ऑल क्लियर, ओके। ठीक है। 1 मिनट वेट कर लेते हैं, तब तक बाकी जिन्होंने ज्वाइन करना हो तो कर सकते हैं। अभिजीत जी आ गए, रेखा जी भी आ गए। गुड मॉर्निंग रेखा जी। कितना टाइम लेट हो गए? 21 मिनट, 18 मिनट। ठीक है, 2 मिनट तो चलो ज्वाइन हो ही गया। यदि आपकी क्लास शेड्यूल हो ना 8 पी, जैसे कि कभी भी फॉर एग्जांपल जैसे 8 PM पर आपकी क्लास शेड्यूल करी हुई है, तो आप 8:05 पर देखा करो। ठीक है, क्योंकि ये जो मेरा सिस्टम है ना, उसमें 5 मिनट टाइम लेट है, थोड़ा 5 के 7 मिनट लेट है, लेकिन आप 5 मिनट के बाद क्लास देखा करो। ठीक है, जब स्टार्ट हो गई हो तो। लेकिन थोड़ा सा मेरी वजह से भी लेट हुआ है, 10 मिनट मेरी वजह से, और बाकी जो है वो सिस्टम की वजह से। चलो स्टार्ट करते हैं। अभिजीत जी भी आ गए, दीपमाला जी, रेखा जी, ब्रजेश जी, मोहम्मद जी। और कौन है क्लास में? शालू जी गुड मॉर्निंग, आपका फर्स्ट क्लास है। और कौन है? ओके। ओके शालू जी, तो मैं आपको बता देती हूँ। अभी तक हमने जूरिस्प्रूडेंस कंप्लीट कर लिया, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी कंप्लीट कर लिया है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एंड यूनिट 10 कंपैरेटिव पब्लिक लॉ भी कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ जो हमारी यूनिट चल रही है 6, ठीक है, उसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया है, सेल ऑफ गुड्स कंप्लीट कर लिया है, हमारा पार्टनरशिप एक्ट एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये सब डिस्कस कर लिया है। और अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना कंपनी लॉ। ठीक है, आज से कंपनी लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट रहेगा, थोड़ा सा पोर्शन है उसका, वो करना रहेगा, और उसके बाद ये यूनिट भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी क्या ड्यूटी रहेगी कि आपको डेली जितनी भी हमारी क्लासेस हो चुकी हैं उनको 1 बाय 1 जो करके देखना है। ठीक है, जो भी आपकी छुट्टी है अभी तक रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल गई होगी, तो आप जो है वो रिकॉर्ड पहले वाली क्लासेस जो भी हो चुकी है उनको देख लीजिएगा। जूरिस्प्रूडेंस काफी इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा। और बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं है उसकी, 8-9 क्लास होगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, तो उसको भी देख लीजिएगा, मतलब धीरे धीरे देख लीजिएगा सारी क्लासेस को, जो भी कवर करना रहेगा। ठीक है, चलो बाकी जो न्यू स्टूडेंट भी आए उनको भी मैं बता देना चाहती हूँ। अब देखो कि कंपनी होती क्या है। ठीक है, कंपनी क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है, जब दो या दो से ज्यादा लोग एसोसिएट होते हैं, ठीक है, और कुछ बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, और उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है, ठीक है।
ठीक है। तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है ना, उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है, या बिजनेस करना, ठीक है। तो इसलिए ही कंपनी जो है वो बनाई जाती है। और बहुत अच्छे से जानते हैं कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब कंपनी के नाम पर हम केस फाइल कर सकते हैं, कंपनी हम पर केस फाइल कर सकती है अपने नाम पे, ठीक है। मतलब जो भी, वैसे तो कंपनी को चलाया जाता है किसके द्वारा, डायरेक्टर के द्वारा, ठीक है, और जो भी मेंबर ऑफ शेयर होल्डर है उनके द्वारा वो अपॉइंट करे जाते हैं। लेकिन फिर भी कंपनी जो है वो अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी रखती है, उसकी अलग से अपनी प्रॉपर्टी होती है, मेंबर आते रहे जाते रहे, कंपनी के एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी रेफर करता है कि आप सेट कर रहे हो कोई कंपनी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन जो कि दिए गए हैं कंपनीज एक्ट 2013। उन प्रोविजन से आप कोई कंपनी बना रहे हो तो हम कहेंगे कि ये कंपनी क्या होगी, इनकॉर्पोरेटेड होगी, इनकॉर्पोरेशन इसकी होगी। एडवांटेजेस क्या है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की? तो फर्स्ट है आपका सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, कि उसकी सब अलग से एक कानूनी पहचान है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, एंड कॉर्पोरेटेड कंपनी अनलाइक अ पार्टनरशिप, जैसे कि हमने पार्टनरशिप में देखा था, ठीक है। पार्टनरशिप जिन स्टूडेंट ने क्लासेस लगाई हैं, ठीक है, और जिन्होंने नहीं भी लगाई हैं तो उनको भी मैं कहूंगी कि आप जो भी हमारी क्लासेस होती हैं, भले ही आपको ये होता है ना कि लाइव क्लास में हम थोड़ा धीरे धीरे भी समझाते हैं ताकि ओवरफ्लो ना लगे, है ना, लेकिन आप बाद में उसको 2x की स्पीड से भी जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट है, जितनी क्लासेस बच गई हैं उनको देख लीजिएगा। चलो, अब हमने बात करी कि कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है और कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है। जब हमने पार्टनरशिप फर्म देखी थी, पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो पार्टनर होते थे, पार्टनर नंबर 1, पार्टनर नंबर 2 और पार्टनर नंबर 3, फॉर एग्जाम्पल ये 3 नंबर के क्या है, पार्टनर है, और वो पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, तो उस पार्टनरशिप फर्म की कोई आइडेंटिटी नहीं होती थी, पार्टनरशिप जानी जाती थी उन पार्टनर के नाम पर। लेकिन जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, वो इंडिपेंडेंट है ऑफ इट शेयर होल्डर, शेयर होल्डर आते रहे जाते रहे, उनके मेंबर आते जाते रहे, उसकी लीगल एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और कंपनी कैन दस ओन प्रॉपर्टीज, और कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी होती है, और अपने नाम पर कंपनी जो है, मतलब कंपनी के नाम पर आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, बिल्कुल खरीद सकते हो, बिकम अ लीगल सिग्नेटरी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, और कंपनी जो है वो, कंपनी के नाम पर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, उसके नाम पर प्रॉपर्टी भी खरीदी जा सकती है। अब देखोगे जब हम जूरिस्प्रूडेंस में देखते हैं, ठीक है, हमने थोड़ा सा कल भी इसको डिस्कस किया था कि जूरिस्प्रूडेंस में आपको जब टॉपिक देखने को मिलेगा, या जिन स्टूडेंट ने कंप्लीट कर लिया है वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, तो लीगल पर्सनालिटी का एक टॉपिक है, उसमें हमने देखा था कि 2 टाइप ऑफ पर्सन होते हैं, एक तो नेचुरल पर्सन और दूसरा आपका लीगल पर्सन। नेचुरल पर्सन वो होते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग है, और उनको सर्टेन राइट एंड ड्यूटीज जो है वो दी गई हैं लॉ के द्वारा, ठीक है। लेकिन लीगल पर्सन वो होते हैं जो कि आपके ह्यूमन बीइंग नहीं भी हो, ठीक है, ह्यूमन बीइंग नहीं भी हो, लेकिन आप उस कॉरपोरेशन को, उस ऑर्गेनाइजेशन को जब लॉ के द्वारा जो है वो राइट दिया गया है, या उसके नाम पर हम केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है, तो हम उसको लीगल पर्सन कंसीडर करते हैं, और कंपनी को भी हम लीगल पर्सन कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि उसको कंसीडर किया जाता है एक लीगल पर्सन, ठीक है, और अपनी प्रॉपर्टी होती है कंपनी की, और वो कंपनी कैपेबल होती है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किसी के भी साथ, ठीक है। सेकेंड है आपका कॉर्पोरेट पर्सनालिटी इज डील इन द डिटेल इन अ जूरिस्प्रूडेंस, परपेचुअल सक्सेशन की बात करी गई है। परपेचुअल सक्सेशन का क्या अर्थ है, हमने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में भी देखा था। परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग होता है एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी डिपेंड नहीं करती उसके मेंबर पर, ना ही फाइनेंशियल स्टेटस पर, ठीक है।
कि कंपनी जो है वो एग्जिस्ट करती है तो करती है, ठीक है, भले ही जिसमें जितने मेंबर आते रहे जाते रहे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी तो बनी रहेगी, ठीक है। तो परपेचुअल सेसेशन का मतलब है एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मेंबर एंड फाइनेंशियल स्टेटस, ठीक है। इवन हम बात करें इफ ऑल मेंबर, जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, या वो सारे क्या हो जाए, दिवालिया घोषित हो जाए, या सभी की मृत्यु भी हो जाए, तब भी कंपनी डिसॉल्व नहीं होगी, ठीक है, तब भी कंपनी जो है वो डिसॉल्व नहीं होगी। इट इज मेड टू डिसॉल्व ऑन द ग्राउंड विच आर लेड आउट इन द एक्ट, ठीक है, कि आप किस ग्राउंड पर जो है वो इसको डिसॉल्व कर सकते हो, तो जो कि हमें हमारे कंपनीज एक्ट में दिया गया है, ठीक है, वो प्रोसीजर आप अडॉप्ट करके इसको क्या करवा सकते हो, डिसॉल्व करवा सकते हो। लेकिन वैसे इसका परपेचुअल सक्सेशन है, कंपनी के मेंबर आते रहे जाते रहे, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो भी हो, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस में कोई इफेक्ट जो है वो नहीं होता, ठीक है। फिर है कि ट्रांसफरेबल शेयर, ठीक है, कि जो शेयर ऑफ कंपनी होते हैं उनको डीम्ड, हम समझते हैं कि ये मूवेबल है और ट्रांसफरेबल है, ये माने जाते हैं कि ये शेयर जो है वो मूवेबल है और ट्रांसफरेबल है इन द मैनर जो कि प्रोवाइड किया गया है बाय द आर्टिकल ऑफ कंपनी, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बोला है कि जो आपके शेयर्स होते हैं ना, ठीक है, वो मूवेबल होते हैं, आप किसी को भी जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। और दिस enables the member to sell his share, ठीक है, in open market and to get back an investment without having withdrawn money from the company, ठीक है, कि यहाँ पर बोला है कि कोई भी मेंबर जो है वो ओपन मार्केट में अपने शेयर बेच सकता है, ठीक है, कंपनी से जो है वो पैसा निकाले बिना अपने निवेश को वापस पाने में भी वो सक्षम होता है, ठीक है। और इन पार्टनरशिप में हम बात करें तो जो पार्टनरशिप में कैपिटल हमने देखा था ना, किसी एक पार्टनर ने देखो कि उन्होंने डिसाइड करा कि हमें 20 लाख तक का बिजनेस स्टार्ट करना है, ए पार्टनर ने 10 लाख लगा दिए, बी ने जो है वो ओनली 5 लगाए, सी ने भी 5 लगाए, ठीक है। तो उनकी जो कैपिटल होती थी ना वो ट्रांसफरेबल नहीं होती थी, उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इन पार्टनरशिप फर्म में अ पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर इन द कैपिटल ऑफ द फर्म एक्सेप्ट एनिमस कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, ठीक है। और बोला कि यदि ऑल पार्टनर की कंसेंट होती है तभी आप जो है उस कैपिटल को किसी के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज नहीं कर सकते। और जो शेयर होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं कंपनी के। अब कैपेसिटी टू स्यू बोला है कि यहाँ पर कंपनी जो है वो आपकी कैपेबल होती है जिसके नाम पर आप केस फाइल कर सकते हो। स्यू का मतलब होता है मुकदमा फाइल करना, ठीक है, पावर है उसके पास स्यू करना इंडिविजुअल को और अदर कंपनी को। एक कंपनी दूसरी कंपनी के नाम पर भी केस फाइल कर सकती है। आपने सुना होगा सन्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस श्याम राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, जो भी प्राइवेट पब्लिक कंपनी, ठीक है, उसमें उसको जो है वो स्यू किया जा सकता है। फिर है आपका लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी की लाइबिलिटी जो है बोली गई यहाँ पर कि जो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर है वो लिमिटेड होती है। अब देखो कि पार्टनरशिप फर्म में हमने क्या डिस्कस किया था, रिलेट करते करते समझना है। पार्टनरशिप फर्म में आपने क्या डिस्कस किया था, एलएलपी में क्या डिस्कस किया था और कंपनी में क्या डिफरेंस है। पार्टनरशिप में हमने देखा था कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, कभी क्या हो गया किसी पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो गया, ठीक है, तो उसके पार्टनर की इतनी लाइबिलिटी बनती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी बनती है कि उनको वो लाइबिलिटी अपने पर्सनल डेप्थ से भी चुकानी पड़ सकती है, ठीक है, ये हमने देखा था पार्टनरशिप में। एलएलपी में क्या था कि किसी भी पार्टनर को अपने डेप्थ से, अपने पर्सनल एसेट से, मतलब अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से उस डेप्थ को चुकाना नहीं पड़ता। और यहाँ कंपनी में जब हम बात करें तो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर जो है वो लिमिटेड होती है उन शेयर इन कंपनी के लिए, और लाइबिलिटी जो है वो वहीं समाप्त हो जाती है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो जितना निवेश, ठीक है, उस जितना उसने निवेश किया है उससे उससे अधिक भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बोला कि जितना भी कोई मेंबर है ना, ठीक है, मेंबर ऑफ कंपनी है,
उसने जितना उसको शेयर वगैरह परचेज करें या उसने कैपिटल जो कंट्रीब्यूट करी है, ठीक है, वो पर्सन उससे ज्यादा भुगतान करने के लिए जो है वो कैपेबल नहीं है, उसकी बिल्कुल लिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है। और कंपनी की लाइबिलिटी जो है वो ज्यादा बनती है, ठीक है, लेकिन वो भी लिमिटेड, जितने भी मेंबर होंगे उनकी लिमिटेड होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कंपनी में कि देखो कि मेंबर है तो ये मेंबर उस लॉस को पूरा करने के लिए अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को ही बेच देंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा कंपनी में, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा था। चैप्टर नंबर 2 सेक्शन नंबर 3 टू 22 बात करता है कंपनीज एक्ट 2013 का, डील करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, ठीक है। जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है सेक्शन 3 टू 22 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, कि कंपनी जो है वो कब इनकॉर्पोरेट होती है। तो कंपनी कम इनटू एग्जिस्टेंस इन जनरली बाय द प्रोसेस रेफर्ड टू एज इनकॉर्पोरेशन। यहां पर बोला है कि एक कंपनी आमतौर पर उस एक प्रक्रिया द्वारा अस्तित्व में आती है, एक पूरे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद प्रक्रिया में आती है कि उसको इनकॉर्पोरेशन करवाना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा अंडर कंपनीज एक्ट में, ठीक है। और एक बार जो कंपनी लीगली इनकॉर्पोरेटेड हो गई तो ये आपकी डिस्टिंक्ट एंटिटी बन जाती है, ठीक है। और फ्रॉम दोज हु इन्वेस्ट देयर कैपिटल और लेबर टू रन द कंपनी, ठीक है। यहाँ पर बोला कि उन लोगों से एक अलग इकाई जो है वो बन जाती है और कंपनी को चलाने के लिए अपनी पूंजी और श्रम का निवेश जो है वो करते हैं, ठीक है। अब यूजली फर्स्ट स्टेप क्या रहता है कंपनी का, ठीक है, कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के लिए, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से आप ये समझो कि कंपनी को बनाने की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, किस तरह से कंपनी जो है वो बनाई जाती है। तो फर्स्ट ये है कि हम अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, कंपनी को बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है कंपनी के बनाने का, प्रोसेस इज नॉन एज अ प्रमोशन। सबसे पहले क्या करनी है आपको, प्रमोशन करनी है। वेयर अ पर्सन pursuits and other to the contribute capital to the proposed company, ताकि जहां जो कंपनी बनी है ना उसमें लोग कंट्रीब्यूशन कर सके, अपना कैपिटल जो है वो लगा सके, ठीक है। उसमें पूंजी योगदान करने के लिए दूसरों को आप जो है वो प्रेरित कर रहे हो, ठीक है, कि बिफोर इट्स कॉर्पोरेशन, जिसको हम कहते हैं कि यहाँ पर कंपनी की क्या हो रही है, प्रमोशन हो रही है। और एक ऐसा पर्सन, ठीक है, सच अ पर्सन जो कि प्रमोट करता है, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो कि प्रमोशन करता है उसे हम प्रमोटर ऑफ अ कंपनी कहते हैं, ठीक है। प्रमोटर ऑल्सो कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी बिफोर और आफ्टर इट हैज बीन ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो प्रमोटर होता है ना, एक ऐसा पर्सन जो कि कंपनी का प्रमोशन कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर बोला, अरे पेन कहां पर गया, हाँ, प्रमोटर जो है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं, किसके बिहाफ पर, कंपनी के बिहाफ पर, ठीक है, चाहे इनकॉर्पोरेशन से पहले, बनाने से पहले या बाद में, ठीक है। और या तो आपको जब ग्रांट कर दिया है सर्टिफिकेट ऑन इनकॉर्पोरेशन और अरेंज कर दिया शेयर इशू और नेम ऑफ कंपनी को, ठीक है, उससे पहले या उसके बाद भी वो कंपनी के नाम पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। अब प्रमोटर जो डिफाइन करा है सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन क्लॉज की ये बात करिए, सेक्शन नंबर 269, ये इंपॉर्टेंट है, ये किसी एग्जाम में पहले भी आया था, PYQ है ये, कि प्रमोटर कहां पर डिफाइन करा गया है। तो ये प्रमोटर डिफाइन करा है सेक्शन 269 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। सेक्शन 3 जो है वो बात करता है कंपनी में भी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस, कि आप जब भी कंपनी फॉर्म करोगे उसका पर्पस लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। और 7 और मोर पर्सन होने चाहिए कंपनी में, कि मिनिमम 7 होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम आपके 2 मेंबर से टू मेंबर से क्या हो जाएगी, कंपनी फॉर्म हो जाएगी। और वन पर्सन कंपनी, ठीक है, वो भी होती है कि एक पर्सन खुद ही कंपनी बना रहा है, ठीक है, उसने किसी के साथ कुछ भी कोई भी मेंबर नहीं ज्वाइन करवाया है, ठीक है, मतलब खुद से वो अपनी सोल प्रोप्राइटर है उस कंपनी का, ठीक है। तो यहां तक हमने जितना किया इतना समझ आ गया बाकी सभी को।
ठीक है। प्रमोटर कहां पर दिया गया है आपका, सेक्शन 269 में दिया गया है, और 2 क्लॉज 69, ठीक है। अब प्रमोटर वो पर्सन होता है जो कि प्रमोट करता है, सबसे पहला स्टेप है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन करके प्रमोट करना। अब प्रमोट करने से मतलब पहले, इनकॉर्पोरेशन करने से पहले या बाद में भी वो कंपनी के नाम पर क्या कर सकता है, केस कंपनी के नाम पर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है जी मोहम्मद जी, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, पहले तो प्रमोशन कर दी ना, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी होगी, और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज ऑब्टेन बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है। यहां पर बोला कि किसी कंपनी का पंजीकरण यहाँ एक आवेदन दाखिल करके प्राप्त किया जा सकता है, कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, एक फाइल करके एक एप्लीकेशन किसके पास दोगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जो है वो क्या दोगे, जिस भी एरिया में आपकी कंपनी सिचुएटेड है वहां पर कोई ना कोई रजिस्ट्रार भी होगा, ठीक है, उसके पास क्या दोगे, आप अपनी एप्लीकेशन दोगे। और जो एप्लीकेशन होगी उसके साथ कुछ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट लगे होने चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और स्टेटमेंट ऑफ नॉमिनल कैपिटल, ये सब कुछ जो है वो इसके साथ लगा होना चाहिए। और साथ साथ नोटिस ऑफ एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी, और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, मतलब जो रजिस्टर्ड ऑफिस है जिसको आपने रजिस्टर्ड करवाया है कंपनी ऑफिस को, ठीक है, उसका एड्रेस भी जो है वो होना चाहिए। और लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, जितने कंपनी के डायरेक्टर हैं, ठीक है, उनकी लिस्ट भी होनी चाहिए, उन देयर कंसेंट भी होनी चाहिए, जो कि टू एन एक्ट और साइन बाय देम, ठीक है। उनके निर्देशकों की सूची, उनके द्वारा हस्ताक्षरित अधिनियम पर उनकी सहमति, ठीक है, वो सब कुछ होना चाहिए। आप कंसेंट को भी यहाँ पे साइन करवा सकते हो। A declaration that all the requirement of act have been complied with, ठीक है, यह घोषणा की अधिनियम की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है, ऐसी घोषणा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के एडवोकेट या चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तो कंपनी के गठन में लगे हुए हैं, ठीक है, जो कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में इंगेज है, ठीक है। सबसे पहले एक बार सुन लो, यहाँ बोला कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे ना कंपनी की, ठीक है, तो पहले आप एक एप्लीकेशन दोगे रजिस्ट्रार के पास। एप्लीकेशन में क्या होना चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, आपका स्टेटमेंट ऑफ नॉमिनल कैपिटल होना चाहिए। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपका अलग से टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे, और आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी अलग से टॉपिक है। फिर क्या करोगे, उस रजिस्टर्ड ऑफिस का जहां पर कंपनी सिचुएटेड, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है, जिस ऑफिस को आपने रजिस्टर करवाया उसका ठीक है, उसका एड्रेस दोगे, ठीक है, उसका उसकी सूचना दोगे, उसको उन सभी को एड्रेस दोगे, और जितने भी आपके डायरेक्टर हैं कंपनी के, ठीक है, उनके साइन करवाओगे, और उनकी कंसेंट से जो है, मतलब उनके विद कंसेंट के साथ जो है उनके साइन करवाएंगे। और ये बोला कि डिक्लेरेशन दैट ऑल रिक्वायरमेंट, एक ऐसी घोषणा आप करोगे कि सारी की सारी रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट जो है वो उनका पालन किया गया है, ठीक है। और सच डिक्लेरेशन शेल बी, जो डिक्लेरेशन है ना, आपने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, एंड में आप डिक्लेयर करते हैं ना, जैसे एफिडेविट वगैरह होता है जिसमें आप डिक्लेयर करते हो कि मेरे कहे अनुसार ये सब कुछ सही है, वैसे ही आप जो है क्या करोगे, डिक्लेरेशन करोगे कि मैंने जो भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट बताई गई थी उसको फुलफिल कर दिया है। और वो साइन होना चाहिए एक एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट के साथ, और या तो एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट से जो है वो साइन होना चाहिए, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से, जो भी इंगेज है इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के लिए, ठीक है। तो उनका जो है वो क्या होना चाहिए, डिक्लेरेशन होनी चाहिए। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, जब हमने बात करी ना कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी कैन बी रेफर करता है कॉन्स्टिट्यूशन और रूल बुक, कि आप किस तरीके से उस कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो, मतलब किस तरीके से कंपनी को बना रहे हो, उसके बारे में यहाँ पर बात करें। तो द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी कैन बी रेफर्ड एज टू कॉन्स्टिट्यूशन और रूल बुक, ठीक है। और मेमोरेंडम स्टेट द फाइल
in the memorandum states the field in which the company will do a business. ठीक है, यहां पर बोला कि आप क्या करोगे, जो भी मेमोरेंडम है, ठीक है, उसमें उस एरिया का के बारे में भी जहां मेंशन करोगे जहां पर आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है उस कंपनी का वो भी वो मेंशन करोगे, एज वेल एज अ टाइप ऑफ बिजनेस क्या है वो भी आप मेंशन करोगे, और कंपनी के प्लान क्या है इन फ्यूचर में, वो क्या कुछ ऑब्जेक्ट है उनके, ठीक है, वो भी आप मेंशन करोगे इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। मतलब जो कि जरूरी है ना, कंपनी आपने बनाई है तो कोई चैरिटेबल पर्पस से तो नहीं बनाई है ना, प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनाई है, तो उसमें सब कुछ मेंशन होना चाहिए। पहला तो जहां पर कंपनी का एरिया है, जो भी जहां कंपनी जो है वो एग्जिस्ट करती है, बिजनेस करती है, ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का वो भी लिखा होना चाहिए, क्या कुछ गोल है, क्या ऑब्जेक्ट है जो कि वो अचीव करना चाहते हैं, और टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, कौन सा बिजनेस आपकी कंपनी करती है, क्या कौन से प्रोडक्ट आपकी कंपनी बनाती है ना, और कंपनी के प्लान क्या है जिनको वो अचीव करना चाहती है, ठीक है, या तो व्यवसाय शुरू करने से पहले जो है उन्होंने क्या कुछ प्लान किया था। और इनको फर्दर डिवाइड किया गया है कि नेम क्लॉज होगा जिसमें कि नाम, एरिया का सब कुछ जो है वो मेंशन किया जाएगा। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज हो गया कि किसी कंपनी के ऑफिस, कंपनी का ऑफिस जो है वो किसी कहीं और रजिस्टर्ड करवाया है, ठीक है, तो उसको भी वहां मेंशन करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, कैपिटल क्लॉज क्या है, ठीक है। अब नेम क्लॉज की बात करी गई है, तो नेम क्लॉज में क्या है कि बोले कि शुड नॉट टू क्लोज द नेम ऑफ अदर कंपनी, ठीक है, कि आप अन्य कंपनी के नाम पर बहुत करीब, मतलब जो भी आप नाम रखोगे ना, जैसे कि हमने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में हमने देखा था कि जो नाम है वो बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, जो मिसलीड ना करे किसी को, कि किसी दूसरे बिजनेस की तरह, मतलब किसी दूसरी कंपनी के सिमिलर नहीं होना चाहिए, तो बोला कि जो भी आप नाम रखोगे वो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, और नेम शुड नॉट मिसलीड एज अ नेचर ऑफ बिजनेस, और आप एक ऐसा नेम उसमें मेंशन करोगे, ठीक है, जो कि ये ना बताता हो, जो मिसलीड ना करता हो लोगों को कि इस तरह का बिजनेस। अब देखो कि किसी आपने बिजनेस है जैसे कि सन फार्मा लिमिटेड जो है वो कंपनी खोल ली, ठीक है, हाँ, सेम नेम नॉट अलाउड, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है, और साथ ही साथ जो भी आप नाम करें यूनिक नेम होना चाहिए बिल्कुल, और मिसलीड नहीं करता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मतलब आपने सन फार्मा कंपनी, प्राइवेट कंपनी लिमिटेड जो है वो कंपनी खोली, ठीक है, प्राइवेट सन फार्मा लिमिटेड, फिर अब ये फार्मा लिमिटेड जो ओपन करी है ना, ठीक है, तो ये किसको बताती है कि ये कोई कंपनी है जो कि फार्मिस्ट, जो दवाइयां वगैरह बनाने का काम करती है, ठीक है, तो इसके नाम से क्या पता चल रहा है कि ये दवाइयां बनाने का काम करती है, तो आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई और बिजनेस कर रहे हो और नाम किसी और चीज का जो है आपने लगा के रखा, ठीक है, तो आप जो भी नाम वहां में बताओगे, ठीक है, जो भी नाम जो है आपने सजेशन करना है वो ऐसा होना चाहिए जो मिसलीड ना करता हो नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यदि आप कोई और कंपनी भी बना रहे हो ना, ठीक है, मतलब किसी अदर बिजनेस से रिलेटेड कंपनी बना रहे हो, तो उस बिजनेस के नेचर से रिलेटेड जो है उसका नाम होना चाहिए, या आप यूनिक रख लो, पर मिसगाइड तो मत ना करो, कि लोगों को मिसलीड मत करो कि आपने फार्मा लिमिटेड कंपनी खोल ली और उसमें जो है वो स्किन के प्रोडक्ट बनते हैं, है ना, तो यदि आपको इससे रिलेटेड कंपनी खोलनी है ना, मतलब आप एक, तो फार्मा को मेंशन ही मत करो, है ना, तो बोला कि ऐसा नाम बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो कि मिसलीड करता हो नेचर ऑफ बिजनेस को, और कैरी ऑन बाय द कंपनी, ठीक है, और यदि कंपनी की लाइबिलिटी जो है वो आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, इफ द कंपनी इज विद लिमिटेड लाइबिलिटी, देन लास्ट वर्ड ऑफ नेम जो है वो लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, इतना थोड़ा सा याद रखिएगा। यदि कंपनी की जो लाइबिलिटी है ना वो यदि लिमिटेड है, ठीक है, तो लास्ट वर्ड प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, लिमिटेड जरूर होना चाहिए, और इन केस यदि प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड, और इन केस यदि कंपनी पब्लिक है तो पब्लिक लिमिटेड, ठीक है,
तो यहाँ पे बोला कि दिस इन्फॉर्म द पर्सन कॉन्ट्रैक्टिंग विद द कंपनी एंड व्हाट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ कंपनी, ठीक है, कि और ये लाइबिलिटी क्या बताती है कि उसके मेंबर की कितनी लाइबिलिटी बनती है उस कंपनी में, जितने भी मेंबर हैं उनकी, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज क्या है? तो सेकंड क्लॉज ऑफ दिया गया है मेमोरेंडम का, स्टेट करता है स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी शैल बी सिचुएटेड, कि ये बताता है कि कहाँ जो है वो आपका कंपनी का पंजीकृत ऑफिस जो है वो सिचुएटेड है। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन की इनकॉर्पोरेशन के बाद, जब आपने पूरा इनकॉर्पोरेशन करवा लिया उसके बाद आप एग्जैक्ट एड्रेस दोगे अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का, ठीक है, यानी कि कहीं कंपनी का अलग से रजिस्टर्ड ऑफिस है, जो मतलब ऐसा ऑफिस बनाया है उसको रजिस्टर्ड भी करवाया, तो आप एग्जैक्ट उसका जो है वो एड्रेस दोगे। और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस शैल बी सेंट टू द रजिस्ट्रार, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है, ठीक है, तो यहां पर बोला कि जो थर्ड क्लॉज है, मेमोरेंडम स्टेट द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोज कंपनी, ठीक है, कि जो तुम्हारा थर्ड क्लॉज है वो ये बताता है कि पर्पस क्या है आपका कंपनी का, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी के बनाने का, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोज कंपनी की जो कंपनी है, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू सब क्लॉज। फर्स्ट सब क्लॉज में क्या है, मेन ऑब्जेक्ट होगा, और अदर ऑब्जेक्ट क्या है, कि अदर ऑब्जेक्ट का मतलब है कि इंसिडेंटल या आपका मतलब कभी भी कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस आ गई तो आपका सेकंड ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, यदि आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये है कि आप ये पर्टिकुलर बिजनेस चलाना चाहते हो, इनकेस नहीं चल पाया है ना, तो आपका सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है, सब क्लॉज में आप उसको मेंशन करोगे, ठीक है। अब लाइबिलिटी क्लॉज में क्या बोला है कि इस क्लॉज में आप जो है वो, अब देखो कि कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, देखो कि हम सिर्फ किसको पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, उसमें आप सब कुछ कंपनी का नाम, जैसे कि आप कभी कॉलेज में गए होंगे ना, जब जब आपने नया जैसे कि अपनी लॉ में एडमिशन लिया होगा, और यदि आप प्राइवेट की ही बात कर लो, तो प्राइवेट कॉलेज में या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेते हो, तो वहां आपको एक प्रोस्पेक्टस भी दिया जाता है, ठीक है, प्रोस्पेक्टस भी हम डिस्कस करेंगे जिसमें सब कुछ दिया होता है। तो मेमोरेंडम में तो ये होता है कि आप जब कोई भी इंस्टीट्यूट वगैरह बनाना चाहते हो तब भी वो भी लाइक अ कंपनी ही काम करता है, कि उसका भी मेन ऑब्जेक्ट के बस ये है कि वो इंस्टीट्यूट का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ओनली प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं है, बल्कि ठीक है, तो उसमें ना सब कुछ मेंशन क्या होता है कि क्या नेम होना चाहिए, क्या क्लॉज होना चाहिए, ठीक है, वो सब कुछ जो है वो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंटेंट्स पढ़ रहे हैं, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कंटेंट्स पढ़ रहे हैं। नेम क्लॉज में क्या होगा, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होगा, ऑब्जेक्ट क्लॉज होगा, लाइबिलिटी होगी, और आपका कैपिटल होगा, ठीक है, ये सब हमने देख लिया। यहां पर देख रहे थे कि लाइबिलिटी क्या होती है, तो इस क्लॉज में बोला है कि स्टेट वेदर द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर शेल बी लिमिटेड, यदि मेंबर की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है, तो वेदर शेयर लिमिटेड बाय द शेयर्स और गारंटी और अनलिमिटेड, ठीक है, तो क्या शेयरों और द्वारा गारंटी द्वारा असीमित, मतलब जो आपकी लाइबिलिटी है जो अनलिमिटेड होगी तो नहीं, तो आप जो है वो ये भी मेंशन करोगे, ठीक है, कि किस तरह की लिमिटेड लाइबिलिटी आपकी रहेगी उन मेंबर ऑफ कंपनी की, ठीक है, तो वो सब कुछ आप जो है उसमें मेंशन करोगे। कैपिटल क्लॉज होगा लास्ट, ठीक है, कैपिटल क्लॉज में आप वो अमाउंट लिखोगे, ठीक है, जो भी कंपनी के पास है, ठीक है, कंपनी का मतलब एज कभी कोई नुकसान हो गया या कुछ भी हो गया, तो कंपनी के पास ना एक स्टॉक मतलब थोड़ा सा पैसा जमा होता है, ठीक है, कि इन इमरजेंसी वाली सिचुएशन में, ठीक है, तो आप जो है वो कैपिटल आपने जो भी अपने पास रखी है, ठीक है, जो कि आपने कंपनी को बनाने के लिए जो है या उसमें जो है वो फ्यूचर सर्कमस्टांसेस के लिए या कभी भी
किसी भी सर्कमस्टांसेस में कभी भी ऐसा लॉस हो गया या कुछ भी हो गया तो उसके लिए आपने कैपिटल अपने पास रखा है, तो वो भी इसमें मेंशन करोगे। स्टेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच with which the company is proposed to be registered and the kind of number कि कितने नंबर कितने शेयर्स हैं, ठीक है, काइंड ऑफ नंबर्स एंड वैल्यूज ऑफ शेयर, और शेयर कितने हैं और कितनी वैल्यूज है उन शेयर की, और विच द कैपिटल इज सो डिवाइडेड, ठीक है, जिसमें कैपिटल को विभाजित जो है वो किया जाना है, ठीक है। तो ये सब जो है वहां पर मेंशन होना चाहिए। मोहम्मद जी, कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चल रहा है, बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया ना। नेम क्लॉज देखा, ऑब्जेक्टिव देखा, फिर हमने, ठीक है, नेम देखा, ऑब्जेक्टिव देखा, और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज देखा, लाइबिलिटी देखी, कैपिटल क्लॉज देखा। अब यहां तक बताओ सभी को समझ आ गया? ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स सुबह मतलब जब से क्लास लगा रहे हैं तो सभी समझ आ गया? यस मैम, ओके। बाकी बताओ। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल। और अभिजीत जी भी हैं क्लास में? जी रेखा जी, चलो। ब्रिजेश जी? हाँ, कॉलेज टाइम में पढ़ा था कुछ ऐसा ही कंपनी लॉ में, बिल्कुल। ठीक है, तो कॉलेज टाइम में कुछ चीजें जो है वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ी होती हैं, फिर धीरे धीरे जब हम दोबारा से रिवाइज करते हैं ना उसको तब समझ में आता है कंपनी लॉ तो। ठीक है, चलो। अब है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिस जो कि विच इन दिस केस ऑफ द सम कंपनीज हैज टू बी रजिस्टर्ड विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब हम शुरू में ही बात कर रहे थे इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी की, ठीक है, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी करवाना है आपको, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाना है, तो आपको एक एप्लीकेशन के साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी चाहिए। मेमोरेंडम में हमने पूरा देख लिया कि क्या कुछ ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, नेम क्लॉज होता है, ठीक है, वो सब कुछ चाहिए। अब फिर साथ ही साथ क्या था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी चाहिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, which in the case of the some company has to be registered with a memorandum, ठीक है, कि जिसने कंपनी का मेमोरेंडम जो है वो रजिस्टर कर दिया है, वो इन केस में क्या करेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को भी उसमें साथ में अटैच करेगा। आर्टिकल आर इंटरनल रेगुलेशन एंड बाय लॉ नीडेड टू डिफाइन हाउ टू कंपनी विल एक्चुअली ऑपरेट। ठीक है, यहां पर बोला कि आर्टिकल क्या होता है ना, कि इंटरनल रेगुलेशन एंड बाय लॉ नीड होती है। अच्छा, अभिजीत जी थे वो? पूछ लो इनको ना कि वो अभिषेक जी थे, उनको ग्रुप से रिमूव कर दिया है। एक्चुअली वो पब्लिक है ना, तो मैं नहीं चाहती कि मतलब बाहर का भी स्टूडेंट उसमें ज्वाइन हो, तो इसलिए कि अभी तक ज्वाइन। ओह अच्छा, ओके। कोई बात नहीं, मैं आपको खुद ही ज्वाइन कर दूंगी, ठीक है। चलो।
आप पहले खुद से हो जाइए ना, फिर इनको तो मैंने खुद रिमूव किया था, तो फिर खुद रिमूव कर दिया था, तो अब मैं इनको ज्वाइन कर लूंगी। ठीक है। ठीक है। वो मैंने इसलिए करा था क्योंकि वो सिर्फ जो है वो पेड स्टूडेंट का ग्रुप है, तो मैं नहीं चाहती थी कि बाहर का कोई स्टूडेंट आ जाए। तो मैं उनको पहचान, अभिजीत जी ने नाम थोड़ी ना पूरा लिखा था उसमें, अभिजीत जी, यदि अभिजीत जी लिखा होता तो मतलब अभिजीत असल के जो उनका पूरा नाम है, तो वो लिखा होता तो मैं समझ भी जाती। चलो अभी मैं, अब चलो मैं दोबारा से, अब ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। कोई इंटेंशन नहीं थी अभिजीत जी, बुरा मत मानिएगा। ठीक है। चलो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देख लेते हैं, बाकी खुद से दोबारा से हो जाइएगा ज्वाइन। ठीक है। और बट कोई बात नहीं है अभिजीत जी। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करेंगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है। ठीक है। नहीं वो नहीं है, वो तो किसी ने ऐसे बनवाया है लॉ का, लेकिन उसमें जो हम पेपर बन के ही करवाते हैं, मेरे को लगता है उसमें। ठीक है। कोई बात नहीं, आज मैं अभिजीत जी आपको ज्वाइन कर लूंगी, आप खुद से हो जाइएगा, आज मैं रिमूव नहीं करूंगी। एक्चुअली वो उसमें पेड स्टूडेंट है ना, तो मैं चाहती नहीं थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप मोहम्मद जी वगैरह को पूछ लो कि कई बार ऐसे आते हैं स्टूडेंट, तो मैं उनको रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, जो कि बाहर के हैं। क्योंकि मैं उसमें, यदि हमारा अलग से कोई होता ना कि पब्लिक ग्रुप है, क्योंकि अभी तक मैंने पब्लिक इसलिए रखा है, कोई आपका हमारा ही स्टूडेंट जो है वो अरे आप क्या करा करो, ऐसे ही टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो वो नाम आ जाएगा, इसी नाम पर आपको सर्च करना है, इतना बड़ा नाम है, देखो कि उसमें ना, इस नाम से सर्च करो, अपने आप जो है वो आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग डिस्कशन करते रहो। ठीक है, मैं करवा रही हूँ, सुन लीजिए पहले, उसके बाद डिस्कशन करना। ठीक है। ये मोहम्मद जी ने इतना बड़ा नाम तो लिखा ही है, LLB LLM UGC नेट लॉ जुडिशरी क्लासेस, बस इतना ही। हाँ मैम, मैंने तो बहुत लोगों को जो अननेसेसरी आ जाते हैं ना, हमारे पेड स्टूडेंट नहीं है, तो मैंने बहुत लोगों को रिमूव किया है वहां से खुद से। हाँ, यदि मेरा कोई अलग से कोई ग्रुप है जो कि पब्लिक है, वहां से मैं किसी को रिमूव नहीं करती, लेकिन इस वाले से जो है वो मैं रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, तो बुरा मत मानिएगा अभिजीत जी। ठीक है। चलो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखो। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन समझ आ गया ना सभी को? किसी को भी डाउट होगा तो मेरे को बता दीजिएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पर बोला कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या, आर्टिकल क्या होते हैं, इंटरनल रेगुलेशन होते हैं, और बाय लॉ के द्वारा इसमें नीड होती है कि हम किस तरह से कंपनी को एक्चुअली ऑपरेट करेंगे, वो होते हैं आपके आर्टिकल। अपॉन द सेटिस्फेक्शन ऑफ रजिस्ट्रार, जब रजिस्ट्रार को सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, रजिस्टर्ड हो जाएगी कंपनी, ठीक है, देन एंटर इट्स नेम इन अ रजिस्टर ऑफ द कंपनी एंड इशू अ सर्टिफिकेट, इज कॉल्ड अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, यहां पर बोला कि अपॉन सेटिस्फेक्शन ऑफ रजिस्ट्रार, कि जब रजिस्ट्रार को संतुष्टि हो जाएगी, हमने क्या बोला था, रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, उसमें आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, सब कुछ देख लिया। तो जब उस रजिस्ट्रार को सेटिस्फेक्शन हो जाएगी ना, तो रजिस्टर्ड कंपनी जो है ना, उसको रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा, और उस रजिस्टर में एंटर कर दिया जाएगा, जो रजिस्ट्रार ने अपना रजिस्टर्ड जो है वो
अपना यहाँ पर लगाया होगा, तो क्या उसमें मेंशन कर दिया जाएगा कि ये कंपनी क्या होगी, रजिस्टर्ड हो चुकी है। और जो कंपनी है उसको इशू किया जाएगा एक सर्टिफिकेट, जिसको हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। ठीक है, ये इशू किया जाएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? द सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन has lies in the fact that this certificate bring the ठीक है, द सिग्निफिकेंट ऑफ थोड़ा सा सुन लो पहले, बाकी बातें बाद में करना। आप ना ज्यादा कंफ्यूज मत हो, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट, ब्रिजेश जी आप भी, ठीक है, और बाकी जो भी है, कंफ्यूज मत हो। इतना बड़ा नाम लिखा है मोहम्मद जी ने, LLB LLM UGC नेट जुडिशरी क्लासेस। ठीक है, इसको आप सर्च करोगे आराम से ये ग्रुप मिल जाएगा। बार बार नंबर भी एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, वैसे तो चलो आप लोग खुद मेजर हो, मेच्योर पर्सन हो, कुछ प्रॉब्लम होती नहीं, लेकिन ये है कि इसको आप सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा ये ग्रुप। ठीक है, टेलीग्राम में आप सर्च करो, ठीक है, इस ग्रुप को LLB LLM UGC नेट लॉ जुडिशरी क्लासेस, देन क्या होगा कि ये ग्रुप मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, बेचारे मोहम्मद जी बहुत मेहनत करते हैं फिर। ठीक है, चलो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं। तो एक सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, lies in the fact that the certificate bring a company into existence a legal person। एक जो सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन होता है ना, कि वो क्या है, एक फैक्ट को बताता है कि हमारी जो कंपनी है, वो ग्रुप ओपन है। हाँ, मोहम्मद जी सबका ध्यान रखते हैं, बिल्कुल। ठीक है, अब कर लेते हैं ना थोड़ा सा, वैसे टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर हमारी क्लासेस टॉपिक रह जाएगा। ठीक है, तो बाकी आप लोग वहां ज्वाइन हो जाओ। उसके अलावा आपको जो भी कुछ पूछना है, कुछ भी बोलना है, वो फ्री है। आप उसमें खुद से जो है वो जो भी चैट अलाप हो वो कर सकते हो। आपस में भी बहुत हेल्प हो जाती है इससे। मैं भले ही उसमें ज्यादा काम नहीं भी कर पाऊं, लेकिन आप स्टूडेंट एक दूसरे की हेल्प, मोहम्मद जी ने देखो कि उसमें ना वो केस लॉज भेजे थे। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट हो जाए उसमें ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको भी वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के 100 लैंडमार्क जजमेंट जो है वो, उसके जो बिल्कुल क्रक्स एक लिस्ट ढूंढी थी उन्होंने गूगल पर। ठीक है, मैंने ही कहा था ढूंढने के लिए, लेकिन उन्होंने काफी मेहनत से ढूंढी। ठीक है, और उसको भेजा है, तो आप सभी स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी ना उससे, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, और अभी अभी मैंने भी कहीं से थोड़ा सा जो है वो, कहीं से मैंने भी उठाए हैं, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर 2 क्वेश्चन पेपर जो है उसमें सेंड करे हैं विद आंसर के साथ। हाँ, बस ये है कि वो इंग्लिश मीडियम में, हिंदी में नहीं है, लेकिन कुछ कुछ आईआईटी आप समझ पाते हो, तो आप समझ जाओगे इसमें भी। ठीक है, मोहम्मद जी आपने देखा ना उसको, बाकी रेखा जी आपने भी देखा, तो उन क्वेश्चन को देख लीजिएगा किस तरह से आते हैं। ठीक है, जिनका हिंदी मीडियम है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप मतलब अच्छे से तो उन क्वेश्चन को भी समझ ही पाओगे। ठीक है, कहीं कहीं देख लेना कि किस तरीके। हाँ देखा, बिल्कुल, तो देख लीजिएगा आप सभी भी। ठीक है, चलो। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता क्या है कि अब जब रजिस्ट्रार के पास जाओगे ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये बताता है कि जब आप रजिस्ट्रार के पास जाओगे, रजिस्ट्रार आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो वो अपना जो रजिस्टर्ड उसने लगाया है कंपनीज का, ठीक है, उसमें मेंशन कर देगा कि ये कंपनी क्या है, रजिस्टर्ड हो चुकी है। और वो इशू कर देगा एक सर्टिफिकेट, उसको हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहेंगे। ठीक है, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का क्या मतलब है? ये बोला कि सर जो हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है ना, वो हमें ये बताता है कि ये जो कंपनी है, ठीक है,
वो एक लीगल पर्सन की तरह जो है वो आपकी सिचुएट हो चुकी है। मतलब यहाँ इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट जो है वो लई करता है एक ऐसा फैक्ट, ऐसे फैक्ट के बारे में, ऐसा प्रमाणीकरण वहां पर देता है, ठीक है, कि सर्टिफिकेट ब्रिंग द कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस एज अ लीगल पर्सन, ठीक है, कि जो कंपनी है वो एज अ लीगल पर्सन की तरह जो है वो सिचुएट हो चुकी है। और द सर्टिफिकेट क्या होता है, एक प्रूफ होता है कि ऑल रिक्वायरमेंट जितनी भी थी अफर मेंशन जो की गई थी कि इस तरह से एसेंशियल आपके एसेंशियल कंडीशंस जो फुलफिल होनी चाहिए यदि आपको इनकॉर्पोरेशन करवानी है, तो ये आपका प्रूफ है कि आपने वो सारी कंडीशन को जो भी अफर मेंशन जो पहले से मेंशन करा था, ठीक है, कि आपने उसको फुलफिल कर दिया, उसके बाद ही आपको ये सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है, हैव बीन complied with that and that is association of a company is authorized to the registered under this act, ठीक है, कि जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है इस एक्ट के अंडर। अब डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इन डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ऑल्सो नॉन एज अ, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज ऑल्सो नॉन एज अ ट्रकवार्ड, ठीक है, टर्कवार्ड रूल, ठीक है, टर्कवार्ड नियम इसे कहते हैं। और ये जो रूल है वो 158 साल जो है वो पुराना है, ठीक है, पुरानी अवधारणा है जो कि बाहरी लोगों को कंपनी के द्वारा किए गए कार्य से बचाती है, ठीक है, कि जो आउटसाइडर है, ठीक है, वो अगेंस्ट द एक्शन जो भी लिए जाते हैं कंपनी के द्वारा उनसे जो है उनको बचाती है। और ये डॉक्ट्राइन है ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम द लैंडमार्क केस जो आपका रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस, इस केस के नाम से ही जो है वो इसका नाम पड़ा था, जिसे हम एक तुर्कन जो रूल कहते हैं, ठीक है, हिंदी में कुछ और सा लग रहा है और इंग्लिश में, ठीक है। तो आप जो है वो इस केस को देख लीजिए। यहाँ पर इंडोर मैनेजमेंट का क्या अर्थ है ना, कि एक 150 ईयर पुराना रूल है, कंसेप्ट है, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करता है किसको, आउटसाइडर को, ऐसे लोग जो कि आउटसाइड द कंपनी है ना, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करता है कि जो कंपनी है वो उनके अगेंस्ट एक्शन ना ले, ठीक है, अगेंस्ट एक्शन डन बाय अ कंपनी, जो भी कंपनी के द्वारा एक्शन लिए जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है कौन, ये रूल, ठीक है, कि आउटसाइडर जो भी हैं उनको प्रोटेक्ट, उनकी प्रोटेक्शन की ये बात करता है, ठीक है। और ये डॉक्ट्राइन जो है वो ओरिजिनेट हुआ था इस केस में, रॉयल ब्रिटिश बैंक के केस में, ठीक है, 1856 का ये केस था। अब यहां से बहुत और रिलेट करके समझेंगे। एनी पर्सन जो कि एंटर होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी कंपनी के साथ, ठीक है, और शेल इंश्योर दैट ट्रांजेक्शन इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल और मेमोरेंडम ऑफ कंपनी, ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो एंटर होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, कंपनी के साथ उसने कोई अपना कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, कंपनी के साथ उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, और वो इंश्योर करता है कि जो लेन देन है ना कंपनी में, ठीक है, कंपनी के लेखों और ज्ञापन द्वारा जो अधिकृत है, ठीक है, यहाँ पर बोला कि एनी पर्सन, ठीक है, जो कि आपका एंटर होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में विद कंपनी के साथ, shall ensure the transaction is authorized by article or memorandum of a company, ठीक है, उसको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा, जैसे हमारे ग्रुप जो फालतू स्टूडेंट को रिमूव करता है, कम वाले स्टूडेंट को, हाँ, काम वाले स्टूडेंट को ऐड करता है, अच्छा, ठीक है, चलो, एनी पर्सन जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है किसके साथ, कंपनी में, ठीक है, तो उसको ये सुनिश्चित करना होगा कि जो भी लेन देन हो रहा है ना कंपनी के साथ, कंपनी के लेखों और ज्ञापन द्वारा अधिकृत है, ठीक है, जो कि आपका ऑथराइज है आर्टिकल और मेमोरेंडम ऑफ कंपनी के साथ, ठीक है, कि ऐसा पर्सन, ठीक है, एक ए पर्सन है वो कंपनी के साथ जो है वो क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, उसे जो इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जो कंपनी में जो भी लेन देन हो रहा है वो कंपनी के
आपके आर्टिकल और मेमोरेंडम के द्वारा जो है वो ऑथराइज है। ठीक है, बोले देर इज नो रिक्वायरमेंट लुक इनटू द इंटरनल इनरेगुलरिटी। ठीक है, कि जो इंटरनल इनरेगुलरिटी का मतलब क्या होता है कि जो आंतरिक, ठीक, कंपनी के अंदर की बात, ठीक है, अंदर की बात जैसे हम कह सकते हैं कि इंटरनल इनरेगुलरिटी, वो कंपनी अच्छे से जो है वो इंटरनल मैनेजमेंट नहीं कर पा रही, इनरेगुलरिटी की बात आ रही है, तो बोले इनरेगुलरिटी की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं यदि कोई अनियमितता, कोई इरेगुलरिटी हो रही है तो कंपनी जो है वो लाइबल होगी, सिंस द पर्सन ही जो एक्ट कर रहा है ऑन द ग्राउंड ऑफ गुड फेथ। ठीक है, यहाँ पर बोला कंपनी तो भी जो है वो कंपनी को उत्तरदायी ठहराया जाएगा क्योंकि व्यक्ति जो है वो अपने अच्छे विश्वास के आधार पर जो है वो कार्य किया। ठीक है, और सो कंपनी इज लाइबल होगी एक्ट ऑफ द डायरेक्टर ऑल्सो। ठीक है, कि कंपनी जो है वो अपने जितने भी मेंबर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, उनके एक्ट के लिए लाइबल होती है, विच आर अगेंस्ट द आर्टिकल और मेमोरेंडम। ठीक है, जो कि आपका भले ही आपका आर्टिकल और मेमोरेंडम के अगेंस्ट हो, लेकिन एक पर्सन जो कि गुड फेथ में काम कर रहा है कंपनी के लिए, उसके लिए कंपनी जो है वो आपकी लाइबल होती है। ठीक है, और यदि बोला कि कोई आपकी इंटरनल इरेगुलरिटी, ठीक है, यदि है, ठीक है, तो आपको वो उसकी जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इंटरनल इरेगुलरिटी के कारण जो है वो आप कंपनी को इस बात के लिए लाइबल ठहराया जा सकता है कि कोई व्यक्ति यदि कोई एक्ट कर भी रहा है तो वो गुड फेथ में कर रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इंडोर मैनेजमेंट का आपको समझ आ गया, सिर्फ आपको नाम ही याद रखना है कि इंडोर मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। तो इंडोर मैनेजमेंट का ये कंसेप्ट है 150 ईयर पुराना है। ठीक है, और ये प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर अगेंस्ट द एनी एक्शन डन बाय अ कंपनी, कि ऐसे लोग जो कि कंपनी के बाहर है ना, ठीक है, या कंपनी के बाहर के लोग हैं तो उनको जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्ट करता है कंपनी के एक्शन से, कि कंपनी जो है वो इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन ना ले ले जो कि आउटसाइडर ऑफ अ कंपनी। ठीक है, अगेंस्ट द एक्शन जो कि डन किए गए हैं बाय द कंपनी, जो बाहरी लोगों को कंपनी के द्वारा किए गए कार्यों से जो है वो बचाता है। ठीक है, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस क्या होता है, जल्दी से बताएंगे अल्ट्रा वायरस क्या होता है। हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, एक लॉ में नहीं, बहुत ज्यादा यूनिट, मतलब अब यहाँ पे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में देखा था अल्ट्रा वायरस का मीनिंग। ठीक है, और उसके बाद भी लॉ में कई बार देखा है हमने अल्ट्रा वायरस का रूल। तो होता क्या है अल्ट्रा वायरस, एक सिंपल वर्ड में बताना है। यस मोहम्मद जी, प्रोटेक्ट आउटसाइडर अगेंस्ट द एक्शन ऑफ अ कंपनी, बिल्कुल। ठीक है, बियॉन्ड द पावर, जब कोई भी अथॉरिटी जो है वो अपनी पावर का एक्सेस में यूज करती है उसे हम अल्ट्रा वायरस कहते हैं। ठीक है, और द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस फर्स्ट टाइम ओरिजिनेट हुआ था इन द, हाँ, गोज बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड द पावर, या आप एरर, जैसे कि आपकी इतनी जुरिस्डिक्शन बनती थी किसी अथॉरिटी की और वो अपनी जुरिस्डिक्शन बाहर जाके काम कर रहा है, बियॉन्ड, ठीक है, बियॉन्ड एक्सेस ऑफ पावर का यूज कर रहा है वो। ठीक है, बियॉन्ड द पावर का यूज कर रहा है। ठीक है, जो पावर उनके अंडर
ही वर्क करना नहीं, जो पावर दी गई है उनके अगेंस्ट जाके काम करना। आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको इतने दायरे में पावर दी गई है, तो आप जो है वो इससे बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो वो होता है आपका अल्ट्रा वायरस। ठीक है। और डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस फर्स्ट टाइम ओरिजिनेट हुआ है इन द क्लासिक केस is Aishwari Railway Carriage and Iron Company Limited versus रिची। ठीक है। और तो इस केस में जो है ये कंसेप्ट ओरिजिनेट हुआ था अल्ट्रा वायरस। ठीक है। हाँ, जो बायर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है। जो डॉक्ट्राइन ये कहता है कि कंपनी इज ऑथराइज है एक्ट टू डू ओनली द एक्ट विच इज विद इन द स्कोप ऑफ पावर, जो कि प्रोवाइड किया गया है अंडर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पर बोला कि जो कंपनी है ना वो वही काम करना, उसको वही काम करना चाहिए। ठीक है। एक दो कंपनी है वो वही काम करने के लिए ऑथराइज है। ठीक है। जो कि कहां पर बताया गया है, आपकी जो पावर बताई गई है मेमोरेंडम और एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी में। ठीक है। जुरिस्डिक्शन नहीं थी लेकिन केस डिसाइड कर दिया, बिल्कुल। ठीक है। तो मतलब अपनी एक्स्ट्रा पावर का यूज कर दिया, तो उसे हम कहते हैं अल्ट्रा वायरस। ये फर्स्ट टाइम ओरिजिनेट हुआ था कंसेप्ट कहां से, ऐश्वरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिच, 1878 का केस है। ये डॉक्ट्राइन ये कहता है कि कंपनी इज ऑथराइज है टू डू ओनली दैट विद इन स्कोप ऑफ पावर, जो कि प्रोवाइड करे गए कहां पर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। अ कंपनी कैन ऑल्सो डू एनीथिंग विच इज इंसिडेंटल टू द मेन ऑब्जेक्ट, जो कि प्रोवाइड किया गया है मेमोरेंडम में। ठीक है। यहाँ बोले कंपनी वही काम कर सकती है जो कि कहां पर बताया गया है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, मतलब जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी है। ठीक है। उसमें मेंशन करा गया कि आपका ये ऑब्जेक्ट होगा, आपका ये नेम होगा, तो आपको इसी ऑब्जेक्ट के दायरे में ही काम करना पड़ेगा। और आप एनीथिंग जो कि बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट काम करते हो और जो आपको ऑथराइज किया है और किसी अथॉरिटी को ऑथराइज किया है by the memorandum is an ultra virus act। ठीक है। यहां पर समझो इस केस में बाद ये डॉक्ट्राइन आया इस, और किसी भी कंपनी को बोला क्या कि आप वही एक्ट करोगे जो कि कहां पर प्रोवाइड किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइड किया गया है। एक कंपनी वही एक्ट करने के लिए लाइबल होती है, वही एक्ट वो करेगी जो कि मेन ऑब्जेक्ट मेंशन किया गया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। और एनीथिंग जब बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट जाके कुछ किया जाता है तो हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, मेमोरेंडम। ये जो ऑथराइज बाय, ये जो ऑब्जेक्ट आपने या एक्ट आपने किया है जो ऑथराइज बाय मेमोरेंडम है, वो एक अल्ट्रा वायरस एक्ट माना जाता है, जो अगेंस्ट या बियॉन्ड द पावर ऑफ मेमोरेंडम, जो मेमोरेंडम में मेंशन करी गई थी उन पावर्स के ज्यादा जो है वो पावर और आपकी बियॉन्ड जाके जो है उसका यूज किया जा रहा है, एक्सरसाइज करा जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, अल्ट्रा वायरस एक्ट है कंपनी लॉ में ये बात। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका प्रोस्पेक्टस। अब देखो कि ये, ठीक है, पहले मैंने एक एग्जांपल दे दिया था। ठीक है। और कहीं ना कहीं वो रिलेट नहीं कर रहा था, लेकिन इससे समझ लीजिए प्रोस्पेक्टस क्या होता है। जब आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाते हैं ना, तो वो आपको बताते हैं कि हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस मींस गो बियॉन्ड द पावर एंड ऑब्जेक्ट ओरिजिनेट्स, हाँ इस केस में। ठीक है। अश्वरी रेलवे कैरेज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एंड वर्सेस रिची 1878, बिल्कुल मोहम्मद जी। ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है ना, जब आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, कभी किसी ने आपने गवर्नमेंट से करी होगी तो गवर्नमेंट में भी मिलता है। ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जहां पर कंपनी के बारे में कुछ सब कुछ लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप प्राइवेट किसी कंपनी में भी जा रहे हो, ठीक है, आप जो है वो किसी इंस्टीट्यूशन में भी जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कॉलेज में गए, नया नया कॉलेज देखने के लिए गए,
तो कॉलेज वालों ने क्या पकड़ा दिया आपको, प्रोस्पेक्टस बता दिया। प्रोस्पेक्टस में क्या था, कॉलेज का नाम, किस तरह से काम होता है, किस तरह के कोर्स है, क्या कुछ फीस है, क्या आपकी ड्रेस है, और कब सेशन ऑफ होता है, कब ऑन होता है, और कितनी फीस लगेगी, और कि ड्रेस जो है वो ड्रेस का कलर किस तरह का होएगा, किस तरह की ड्रेस आपको पहननी पड़ेगी, वो सब कुछ करिकुलम जितना भी रहता है वो कॉलेज का वहां पर प्रोस्पेक्टस मेंशन किया होता है। ठीक है, तो हाँ, जो भी फीचर ऑफ इंस्टीट्यूशन है जो आपको मेंशन करेंगे। अब देखो कि आप किसी लॉ कॉलेज में गए होंगे, ठीक है, तो वहां पर दिया होता है कि आपको टाइम टू टाइम जो है वो फंक्शंस करवाए जाते हैं, मूड कोर्ट कंपटीशन होते हैं, डिबेट्स होती हैं, है ना, और बकायदा उसमें फोटो वगैरह भी अटैच करी जाती है कि ये मूड कोर्ट है, और बकायदा वहां पर बच्चे जो है वो अपना केस मूड कोर्ट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उनकी फोटो खींच के वहां प्रोस्पेक्टस में लगाई जाती है। कहीं वो घूमने गए होंगे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो उसकी फोटो वहां पर होगी। मतलब जो भी आपके फीचर हैं इंस्टीट्यूशन के, किस किस तरह का, हाँ भले ही प्रैक्टिकली में तो उसका 50% होता है, कईयों में 50% भी नहीं होता, लेकिन सब कुछ मेंशन जरूर करा होता है प्रोस्पेक्टस में। तो वैसे ही कंपनी में भी ऐसा ही होता है ना कि कंपनी भी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। और प्रोस्पेक्टस क्या होता है, आपका एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि इशू किया जाता है पब्लिक कंपनी के द्वारा, और ताकि इनवाइट किया जा सके जनरल पब्लिक को, ताकि आप इन्वेस्ट करो हमारी कंपनी में, ठीक है, कि आप हमारी कंपनी में निवेश करो। ठीक है, प्रोस्पेक्टस रेफर करता है एक इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो कि बुकलेट की फॉर्म में या ऑफर डॉक्यूमेंट के रूप में जो आपको दी जाती है, जिस बेस पर जो है वो इन्वेस्टर क्या करे, अपनी जो भी मनी है वो इन्वेस्ट करना चाहे, ठीक है, इन दिस आपकी सिक्योरिटीज ऑफ एन इश्योर कंपनी, ठीक है, ताकि लोग, ये क्या होता है ना कि जो आपके कंपनी के शेयर वगैरह परचेज करते हैं, तो उनको बुलाने के लिए, इनको इनवाइट करने के लिए प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है। तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि इशू किया जाता है पब्लिक कंपनी के द्वारा, और ताकि इनवाइट किया जा सके जनरल पब्लिक को, ताकि आप क्या करो, इन्वेस्ट करो हमारी कंपनी में। ठीक है, और प्रोस्पेक्टस रेफर करता है कि बुकलेट फॉर्म में आपको एक बुक दी जाती है, बिल्कुल छोटी सी, जिसमें जिसे हम ऑफर डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं, ऑन विच ऑफ द बेसिस ऑन विच एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सके, इस बेस पर जो है इन्वेस्टर जो है क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके, जो भी सिक्योरिटीज ऑफ एन इश्यूर नोट आपका कंपनी है। ठीक है, अब सेक्शन 2 क्लास 70 में क्या दिया गया है, डिफाइन करा गया प्रोस्पेक्टस को। ये आपका सेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सेक्शन नंबर को याद कर लीजिएगा। एक पहले आया था प्रमोटर, ठीक है, उसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी याद करना है आपको। सेक्शन 2 सब क्लॉज नहीं, क्लॉज 70, ठीक है, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। प्रोस्पेक्टस मीन एनी डॉक्यूमेंट जो कि प्रेस्क्राइब किया गया है, ठीक है, जो कि वर्णित किया जा रहा है और इशू किया जा रहा है एज अ प्रोस्पेक्टस, और एंड इंक्लूड अ रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट रेफर, इन्फ्लुएंस ही कर रहे हैं इन्वेस्टर को, हाँ, बाय प्रोस्पेक्टस। बिल्कुल 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 मोहम्मद जी, जैसे कि कॉलेज वाले भी, इंस्टीट्यूशन वाले भी क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रोस्पेक्टस दिखा के बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल के क्या करेंगे, कि ताकि जो स्टूडेंट है या उनके पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल ऐसे सोचे कि इससे बढ़िया तो कॉलेज हमारे बच्चे को मिलने नहीं वाला, है ना, तो ऐसे इन्फ्लुएंस किया जाता है बच्चों को भी। और आजकल अब देखो कि हमारा यहाँ तो काफी अच्छा सिस्टम है, मतलब इतना ज्यादा हैवी आपकी कोर्स वगैरह नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि कहीं कहीं ऐसा लूट मच जाते हैं ना लोग कि, ठीक है, कि कोचिंग के नाम पर ही, मतलब ऐसा बताते हैं कि हमारे से नहीं करोगे तो पता नहीं आप लोगों का कभी होगा ही नहीं, है ना, ऐसे इन्फ्लुएंस किया जाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन देना कंपनी की, हाँ, और बढ़ा चढ़ा के उसमें बताया जाता है, वैसे ही होता है कि
ताकि ज्यादा से ज्यादा, अब तो देखो कि कितना मार्केटिंग का सिस्टम बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, हर जगह आप देखो कि इवन की एजुकेशन में भी बहुत ज्यादा मार्केटिंग हो गया है, ठीक है, कि सब लोग जो है वो बेनिफिट ही लेना चाहते हैं, ठीक है। बट ये है कि यदि आप जो है ना कि खुद से थोड़ा सा मेहनत करते हो, तो आपको कहीं, जैसे कि अभी हमारा भी जो फिलर फॉर्म का है वो भी एक नॉमिनल सी फीस चार्ज करते हैं ये, और उतना की क्लासेस वगैरह सब देते हैं, क्योंकि इतने टीचर रखे हैं, अभी 12 क्लास सब्जेक्ट है हमारी, ठीक है, तो अलग अलग टीचर्स हैं, तो वैसे तो हमारा ठीक चला, मतलब इतना ज्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। हाँ, प्रोस्पेक्टस जो है वो सेक्शन 270 में दिया है, क्लॉज 70 में, प्रमोटर जो है सेक्शन 269 में दिया है, ठीक है। ये दोनों ही आप सभी लोग जो 7 स्टूडेंट जो भी अभी क्लास में ना, सभी ध्यान रखिएगा, सभी को जो है क्या करना है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। और आज मैं अपनी क्लास को कब छोड़ दूंगी आपको, जैसे शेयर्स हैं, ठीक है, तो आज जैसे ही 1:30 हो जाएंगे ना, ठीक है, तब आपको फ्री कर दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम 1:30 पर जो है वो, मतलब 1 आवर 30 मिनट की क्लासेस होंगी, ठीक है। और शालू जी, आपको पता नहीं होगा तो हमारी 11 AM पर अभी जो है वो दोबारा से क्लास आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है, इस क्लास के खत्म होने के बाद, ठीक है। तो समझिए प्रोस्पेक्टस क्या है, हमने समझ लिया, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी इशू करती है ताकि इनवाइट किया जा सके एक जनरल पब्लिक को, ताकि इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि इन्वेस्ट करें वो सारे लोग, ठीक है, कंपनी में। अब सेक्शन 70 में बताया गया है आपका कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन करा गया प्रोस्पेक्टस को। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, एनी डॉक्यूमेंट जो कि प्रेस्क्राइब्ड किया गया और इशू किया गया है, ठीक है, और जो कि प्रेस्क्राइब किया जाता है और इशू किया जाता है एज अ प्रोस्पेक्टस, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि कंपनी के द्वारा इशू किया जा रहा है एज अ प्रोस्पेक्टस, एंड इंक्लूड अ रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस रेफर टू द सेक्शन 32 and shall prospectus refer to in the section or section 31, or any notice, circular, advertisement, or other document inviting offer from the public for the subscription or purchase of any securities of body of corporate, ठीक है। यहाँ पर बोला कि प्रोस्पेक्टस का अर्थ क्या होता है, कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि प्रिस्क्राइब किया गया और इशू किया जाता है एज अ प्रोस्पेक्टस, जिसमें आपके इंक्लूड होते हैं रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, जो कि रेफर किया गया है कहां पर, सेक्शन 32 में भी, ठीक है। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस अलग अलग टाइप के हो गए, बट आपको सिर्फ इतना है समझना है कि कोई भी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट जो कि इनवाइट करे ना किसी पब्लिक को कि सब्सक्रिप्शन लो, सब्सक्रिप्शन मतलब आप इन्वेस्ट करो हमारी कंपनी में और अपने हमारे शेयर को परचेज करो, क्योंकि एनी सिक्योरिटीज और शेयर्स हैं, ठीक है, आप उनको परचेज करो, तो वो आपका प्रोस्पेक्टस ही माना जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट देर आर 4 टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस होते हैं, ठीक है। अब्रिज प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस और शेल्फ प्रोस्पेक्टस। संक्षिप्त प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस और रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस और शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। अब बोला एवरेज और संक्षिप्त प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं, ऐसे प्रोस्पेक्टस एक ऐसे प्रोस्पेक्टस होते हैं, ठीक है, इज अ मेमोरेंडम जिसमें कंटेन किया होता है ऑल साइलेंट फीचर जितने भी है प्रोस्पेक्टस के, एज स्पेसिफाइड किया गया है बाय द सेबी के द्वारा, ठीक है, जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है सेबी की, जल्दी से बताओ, किसी को पता तो, ठीक है। तो यहां बोला कि आपका ऐसे प्रोस्पेक्टस, ठीक है, जहां मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो बताया गया था, बल्कि ऑल साइलेंट, उसमें भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी ऑल जो भी साइलेंट फीचर हैं प्रोस्पेक्टस के, ठीक है, जो भी बताए गए होते हैं, ठीक है। एक मिनट, सिक्योरिटीज एंड बोर्ड एक्सचेंज, बोर्ड नहीं,
बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके द्वारा स्पेसिफाई किया गया है आपका। रिपीट क्वेश्चन देखो, सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड इन इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड इन बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, यही है सेबी की। और सेबी है क्या? ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, एक स्टैच्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, जो कि इस्टेब्लिश की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन 1992 में, जो प्रोटेक्ट करती है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर को। ठीक है, जो इन्वेस्टर होते हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर वगैरह परचेज करते हैं या कोई अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं वो कंपनी में, उनको प्रोटेक्ट करती है इन्वेस्टिंग इन अ सिक्योरिटी, जो उन्होंने सिक्योरिटी के रूप में जो है वो अपना इन्वेस्ट करा होता है, along with the regulating the securities marketing। ठीक है, मार्केट। अब सेबी इज ऑल्सो रेगुलेट हाउ टू स्टॉक मार्केट। वैसे स्टॉक मार्केटिंग का ये सिस्टम रहता है, आपने देखा होगा कि कभी ट्रेड वगैरह जो करते हैं लोग, ठीक है, कभी बिजनेस आगे बढ़ता रहता है, मतलब कभी उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, कभी लॉस हो जाता है, शेयर मार्केटिंग में जो पैसा वगैरह लगाते हैं। ठीक है, तो सेबी का आपको इतना याद रखना है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, कहाँ गया पेन बेचारा? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, हम्म। एक मिनट, कितने ज्यादा बोल दिया ना। सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ बोर्ड एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया, बिल्कुल मोहम्मद जी, सेबी सिक्योरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया नहीं, सेबी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बिल्कुल। और लिखने में इतना टाइम लगता है, मैं लिख रही हूँ तो चलो वो तो लगता ही है, इसीलिए तो हम पीपीटी लिख के आते हैं कि सब कुछ ना लिखना पड़े। चलो, तो यहाँ पर बोला एक ऐसा टाइप ऑफ प्रोस्पेक्ट होता है जिसमें मेमोरेंडम के साथ जो आपका नेम ऑब्जेक्ट, उसके साथ साथ आपका ऑल साइलेंट फीचर जितने भी हैं प्रोस्पेक्टस में मेंशन किए जाएंगे, जो कि आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो स्पेसिफाई किया गया। अब देखो कि आपके प्रोस्पेक्टस, हमने समझा कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ताकि एक पब्लिक कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है ताकि लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सके, इनवाइट किया जा सके, ताकि वो हमारी कंपनी में आके इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो अब इन्वेस्ट कर दिया ना किसी लोगों ने, ठीक है, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी तो कोई ना कोई अथॉरिटी चाहिए ना। ठीक है, हो सकता है कि कल को उनका पैसा ही डूब जाए। ठीक है, लोग बर्बाद भी हो जाते हैं वैसे, मार्केटिंग जो मार्केट में पैसा लगाते हैं, कईयों को तो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। अब तो चलो यूट्यूब में आपको कई ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी, जॉश स्टॉक में आपको कई ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें शेयर मार्केट से लोगों ने बहुत पैसा कमाया है ना, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो थोड़ा संभल के रहना होता है। ठीक है, और यदि आप पूरे मार्केट को अच्छे से जानते हो तभी आपको ऐसा इन्वेस्ट वगैरह करना चाहिए, है ना। तो इसलिए ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट भी कर दे तो उनकी सिक्योरिटी के लिए भी जो है वो कोई ना कोई अथॉरिटी होनी चाहिए। तो ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ठीक है, वो आपका प्रोटेक्शन देता है, एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जो कि प्रोटेक्ट करता है किसको? इन्वेस्टर को। ठीक है, जो भी इन्वेस्ट वो कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस इंक्लूड ऑल द इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये ऐसा टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस होता है जो कि आपका सारी की सारी इंफॉर्मेशन, मतलब बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन लिखता है, इंफॉर्मेशन इन ब्रीफ, और जिसमें समरी टू द इन्वेस्टर टू मेक अ फर्दर डिसीजन, ताकि तो इन्वेस्टर है, ठीक है, उनको सारा का सारा जो सब कुछ जो है वो बताया जाए, ताकि तभी वो बहुत अच्छे से डिटेल से सब कुछ पढ़ के वगैरह, मतलब सब कुछ नॉलेज हो जाने के बाद ही
वो अपनी कंसेंट दे कि उनको इन्वेस्ट करना भी है या नहीं करना है, ठीक है। तो अ कंपनी कैन नॉट इशू एन एप्लीकेशन, जो कंपनी है वो इशू नहीं करती कोई एप्लीकेशन फॉर परचेज करने के लिए सिक्योरिटीज को, अनलेस ये प्रोस्पेक्टस ही इशू करती, कोई एप्लीकेशन जो है वो उसको इशू नहीं करती। ये सिर्फ प्रोस्पेक्टस को इशू करती है। जो भी इन्वेस्टर जिसको प्रोस्पेक्टस में दी गई इंफॉर्मेशन ठीक लगेगी, ठीक है, ठीक लगेगी, उनको सही लगेगा तो वो इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज उनको नहीं ठीक लगेगा तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। किसी के साथ भी फोर्सफुली आप ऐसा नहीं कर सकते। आप किसी को जबरदस्ती की एप्लीकेशन थमा के चले जाओ और आप ये बोलो कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कंपनी के जो इन्वेस्टर हैं वो फ्री होते हैं अपना डिसीजन लेने के लिए। प्रोस्पेक्टस एक तरह से उनको क्या है, एक इनविटेशन होता है कि आप आओ और हमें क्या करो कि हमारे जो शेयर लेने हैं या आपका इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आप हमें ऑफर करो, ठीक है। तो ये आपका इनविटेशन होता है, ठीक है, प्रोस्पेक्टस, ठीक है। अब समझ आ गया होगा डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है। डीम्ड प्रोस्पेक्टस जो कि मेंशन किया गया है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 25 में, इसमें बोला कि जब कंपनी अलाउ करती है ना और एग्री होती है अलॉट करने के लिए एनी सिक्योरिटी ऑफ कंपनी, ठीक है, तो ऑल डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिनको कंसीडर किया जाता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस, ठीक है, विच जो कि ऑफर करते हैं इन्वेस्टर को, ठीक है, और एनी डॉक्यूमेंट विच ऑफर द सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आपका ऑफर करे सेल ऑफ सिक्योरिटीज को टू द पब्लिक is deemed to prospectus by implication of law, ठीक है। समझ आ गया डीम्ड प्रोस्पेक्टस हम किसे कहते हैं। डीम्ड प्रोस्पेक्टस मेंशन किया गया है आपका कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 25 में दिया गया है, जिसमें ये कहा कि जब कंपनी अलाउ करती है और एग्री होती है अलॉट करने के लिए कोई भी सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी, तो द डॉक्यूमेंट जिसको हम कंसीडर करते हैं कि ये क्या है, हम उसे मानते हैं कि ये क्या है, डीम्ड प्रोस्पेक्टर है, हम उसको मानते हैं, सिर्फ डीम्ड करते हैं। डीम्ड होता है कि मानना, आप किसी चीज को खुद से डीम कर रहे हो, मान रहे हो, ठीक है, बाय जिसके अकॉर्डिंग कि आपने ऑफर किया है इन्वेस्टर को, आप प्रोस्पेक्टस के माध्यम से आप ऑफर कर रहे हो प्रोस्पेक्टस जो आपके इन्वेस्टर हैं, ठीक है, यदि उनको ठीक लगता है तो वो आपके इन्वेस्ट करेंगे। एनी डॉक्यूमेंट जिसमें ऑफर the sale of security to the public is deemed to the prospector implication by law, ठीक है। अब है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है, ये ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है विच डज नॉट हैव डिटेल ऑफ आइदर प्राइस एंड नंबर ऑफ शेयर्स, जिसमें जो है वो आपका डिटेल नहीं दिया होता कि कौन से आपके शेयर के कितना प्राइस चल रहा है कितना नहीं चल रहा है, उसमें सब कुछ डिटेल में नहीं दिया होता। एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जो कि डिटेल में नहीं बताता कि नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, कितना प्राइस चल रहा है शेयर का, और कोई भी अमाउंट जो ऑफ इशू है उसके बारे में कुछ नहीं बताता। तो दिस मीन दैट इन द केस प्राइस इज नॉट डिस्क्लोज, ठीक है, यहाँ पर बोले कि केस में कहीं भी प्राइस डिस्क्लोज नहीं किया गया है तो नंबर ऑफ शेयर एंड द अपर एंड लोएस्ट प्राइस बैंड आर डिस्क्लोज, ठीक है, कि इसका यह मतलब है कि यदि कीमत का खुलासा जो है वो नहीं किया गया है तो शेयर की संख्या ऊपर नीचे होने पर जो बैंड का खुलासा जो है वो किया जाएगा, ठीक है। कभी कहते हैं शेयर बढ़ते हैं कभी घटते हैं, है ना, ऐसा होता है ना, जो लोग की बिल्कुल कॉमर्स से बैकग्राउंड से हो या जो सीए वगैरह करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब कॉमर्स के सारे लोगों को इन चीजों का बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। और ऐसे लोग जो कि आपके डायरेक्ट कंपनी के मतलब उनमें प्रैक्टिकल उनको नॉलेज होता है, शेयर कब बढ़ रहे हैं कब घट रहे हैं, है ना, और कई लोग जो है वो स्टॉक आपका शेयर मार्केटिंग सीखते हैं, ठीक है, अलग से सीखते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें पैसा भी बहुत है, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं है, बट ये है कि आपको बहुत अच्छे से पहले नॉलेज होना चाहिए। कभी भी इन फ्यूचर कभी भी आप जो है वो आपके कोई भी रिश्तेदार भी तो आप उनको सलाह करो कि पहले जो है वो खुद से, अब देखो कि कुछ कुछ लोग ना वो डूब भी जाते हैं इसमें, है ना, ये घाटे और फायदे के सौदे होते हैं, ठीक है। तो चलो शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या है, तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो कि बताया गया है आपका सेक्शन 31 ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो सेक्शन 31 ऑफ कंपनीज एक्ट में जो है डिफाइन करा है शेल्फ प्रोस्पेक्टस।
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफर करता है वन और मोर सिक्योरिटीज टू द पब्लिक, ठीक है, कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जनता को एक या अधिक प्रतिभूतियां प्रदान करते हैं, ठीक है। एक कंपनी शेल प्रोवाइड अ वैलिडिटी पीरियड ऑफ अ प्रोस्पेक्टस, ठीक है, कि एक कंपनी, ठीक है, कंपनी को प्रोवाइड किया जाता है वैलिडिटी पीरियड ऑफ, ठीक है, कंपनी प्रोवाइड करती है किसी प्रोस्पेक्टस का वैलिडिटी पीरियड, तो विच शुड नॉट बी मोर देन 1 ईयर होना चाहिए। बोला कि कंपनी जो है वो प्रोवाइड करती है वैलिडिटी पीरियड ऑफ प्रोस्पेक्टस की, आपको प्रोस्पेक्टस दिया जा रहा है आपको 1 ईयर तक, ठीक है, यदि आपने 1 ईयर तक आज से कोई आपने इन्वेस्ट करना है या अपना शेयर वगैरह लेना है तो ले सकते हो, ठीक है, जो कि आपका 1 ईयर दिया गया है, जो कि बोला है कि 1 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैलिडिटी पीरियड जो मेंशन किया गया है ये स्टार्ट होगा किस डेट से, विद द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट ऑफर, जब उस फर्स्ट ऑफर जो है वो कमेंस हो जाएगा उसी दिन से जो है ये वैलिडिटी पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। देर इज नो नीड फॉर प्रोस्पेक्टस इन फर्दर ऑफर, ठीक है, यहाँ पर बोला कि आगे के जो आगे के प्रस्तावों पर प्रोस्पेक्टस की कोई आवश्यकता नहीं है। और the organization must provide an information memorandum when filing the shelf prospectus, ठीक है, यहाँ पे बोले कि जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल करते समय संगठन को यह सूचना, एक सूचना ज्ञापन प्रदान करना होगा, ठीक है, कि उसको एक आपका इंफॉर्मेशन देना होगा, मेमोरेंडम ऑफ इंफॉर्मेशन उस पार्टीज को देना पड़ेगा जो भी आपका इन्वेस्ट करना चाह रही है, तो ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करना होगा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ठीक है, व्हेन फाइल अ सेल्फ प्रोस्पेक्टस, जो वो फाइल कर रही है उसको सेल्फ प्रोस्पेक्टस को, ठीक है। गोल्डन रूल क्या है अब बताओ, जल्दी से समझ आ गया, कुछ रिपीट करने की जरूरत है? थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कंपनी हमने देखा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के बारे में क्या बोला गया था कि आप जब भी कंपनी बनाओगे वो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एडवांटेजेस क्या रहती हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की, तो सेपरेट लीगल एंटिटी है कंपनी, क्या है आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, मीन की ये बनाई गई है अकॉर्डिंग टू द लॉ के प्रोविजन से, ठीक है, और इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी मानी जाती है, इंडिपेंडेंट कंपनी मानी जाती है, जिसके मेंबर आते रहे जाते रहे, उससे कंपनी के एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। परपेचुअल सक्सेशन है वही कि कंपनी की एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये डिपेंड नहीं करती आपके मेंबर से और किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस पर, ठीक है। फिर ट्रांसफरेबल शेयर है, इसके शेयर को ट्रांसफर किया जा सकता है। कैपेसिटी है, कंपनी के नाम पर आप केस कर सकते हो, कंपनी के नाम, हम भी कंपनी के नाम पर केस करते हैं, कंपनी हम पर भी केस कर सकती है अपने नाम पर। लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है कि जो मेंबर ऑफ कंपनी है उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, कभी ऐसा नहीं होगा कि कंपनी के किसी मेंबर को अपनी पर्सनल डेप्ट से जो है वो पे करना पड़े। अब चैप्टर नंबर 2 में ये बताया गया इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। आप जब भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करो तो कुछ एक ऐसे असेंशियल होने चाहिए। फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप प्रमोट करोगे, प्रमोशन करोगे, वेयर अ पर्सन, ठीक है, जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हो, जो कि आपका प्रमोट कर रहा है, ठीक है, वो प्रमोट कर रहा है तो उसे हम प्रमोटर कहते हैं, जो कि दिया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 16 में प्रमोटर के बारे में। प्रमोटर वो पर्सन होता है जो कि प्रमोट करता है, प्रमोट करता है ताकि कंपनी बनने से पहले ही लोग जो है वो तैयार हो जाए कि वो कैपिटल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कंपनी में, ठीक है। और फिर दिया गया है कि कंपनी में सेक्शन 3 में दिया गया है कंपनी जो है वो लॉफुल पर्पस होना चाहिए कंपनी का, और मेंबर कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए पब्लिक कंपनी के मामले में, ठीक है, और मैक्सिमम जितने मर्जी हो सकते हैं। और आपके प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर होने चाहिए और 1 पर्सन कंपनी भी होती है। रजिस्ट्रेशन की बात करी गई है तो उसमें बोला है कि आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार के पास, और साथ ही साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा, और द स्टेटमेंट ऑफ नॉमिनल कैपिटल होगा, ठीक है, और नोटिस ऑफ एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी होगा, ठीक है, और एक लिस्ट ऑफ डायरेक्टर जो उनकी कंसेंट से उनके साइन वगैरह करवा के आप जो है उसमें मेंशन करोगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमने देखा कि नेम क्लॉज होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होगा, ऑब्जेक्ट क्लॉज होगा, लाइबिलिटी क्लॉज होगा, कैपिटल क्लॉज होगा। नेम में आप जो है यूनिक नेम दोगे जो कि आपका
कुछ यूनिक सा होना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए अदर बिजनेस का, और मिसलीड भी ना करता हो किसी को। ये नहीं कि आपने किसी और कोई और कंपनी लगाया और नाम किसी और मतलब प्रोडक्ट का लगाया है ना, तो या तो आप प्रोडक्ट का नाम ही मत लगाओ, लेकिन मिसलीड नहीं करता होना चाहिए। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज की भी यहाँ पर बात करेगी कि रजिस्टर्ड ऑफिस का भी एड्रेस वगैरह जो है उस मेमोरेंडम में होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है वो भी जो है उसमें मेंशन होना चाहिए कंपनी का। लायबिलिटी क्लॉज क्या है कि कंपनी के मेंबर की कितनी लायबिलिटी बनती है, कैपिटल आपने कितनी कंट्रीब्यूट करी है वो भी यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी आपको। अब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की बात करी गई तो बोला है कि जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो गया, सारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपने उसको बता दिए, फिर वो क्या इशू करता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपका प्रूफ होता है जो कि ये बताता है, ठीक है, कि ठीक है, जो कि ये बताता है कि जो कंपनी है, ठीक है, उसको लॉ के द्वारा फॉर्म किया गया है, ठीक है, और इसकी लीगल एग्जिस्टेंस है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हमने देखा कि ये क्या है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, आउटसाइडर अगेंस्ट द एक्शन डन बाय द कंपनी। कंपनी के द्वारा किसी भी एक्शन, जो बाहरी लोग हैं ना, आउटसाइडर हैं, उनको कंपनी के द्वारा किए गए कार्य से ये बचाता है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस की बात करेगी कंपनी में, यही बात बोली जाती है कि जो भी जो कंपनी ऑथराइज है ओनली वही एक्ट करने के लिए जो कि आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किए गए। यदि कंपनी जो है वो अपने मेन ऑब्जेक्ट से बाहर जा रही है, ठीक है, उस मेन ऑब्जेक्ट से यदि वो बाहर जा रही है तो हम इसको अल्ट्रा वायरस एक्ट कहेंगे। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाया जाता है, ताकि लोगों को इनवाइट किया जा सके, जनरल पब्लिक को इनवाइट किया जा सके कि आप इन्वेस्ट करो कंपनी में आके, ठीक है। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है। सेक्शन 270 में क्या दिया है, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मीन एक डॉक्यूमेंट जो कि प्रेस्क्राइब्ड और इशू किया जाता है एज अ प्रोस्पेक्टस, जिसमें इंक्लूड होता है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस सेक्शन 32, सेल्फ प्रोस्पेक्टस सेक्शन 31, ठीक है, और अदर नोटिस वगैरह। अब एब्रिश प्रोस्पेक्टस क्या होता है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है। यहां पर बोला कि जो आपका एब्रिज प्रोस्पेक्टस होता है वो एक ऐसा मेमोरेंडम होता है जिसमें कंटेन किया जाता है कि ऑल साइलेंट फीचर जितने भी हैं वो बहुत डिटेल में बताए जाएंगे, और ऑल टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है, दिस टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड होता है एनी इंफॉर्मेशन, एनी बिलीफ, और जिसमें समरी ऑफ इन्वेस्टर जो है सब कुछ जो है वो बताया गया होगा। डीम्ड प्रोस्पेक्टस हम उसको मानेंगे कि ये क्या है, आपका डीम्ड प्रोस्पेक्टस है अंडर द कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। सेक्शन 25 में ये बोला गया है कि कोई भी कंपनी, ठीक है, व्हेन कंपनी अलाउ करती है और एग्री होती है अलॉट करने के लिए एनी सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी डॉक्यूमेंट, जो कि कंसिडर किया जाता है कि ये क्या है, आपका प्रोस्पेक्टस है, ठीक है। और फिर है आपका रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो ये ऐसा प्रोस्पेक्टस है जिसमें भी डिटेल में नहीं बताया गया होता है, जिसमें डिटेल में मेंशन नहीं किया होता शेयर्स और जो भी ऑफर किए गए हैं, ठीक है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जो कि सेक्शन 31 में बताया गया कि आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफिसर वन ऑफ द मोर सिक्योरिटीज टू द पब्लिक और कंपनी शेल प्रोवाइड करेगी वैलिडिटी पीरियड, ठीक है, कि वैलिडिटी पीरियड जो है वो प्रोवाइड करेगी। यदि 1 ईयर का वैलिडिटी पीरियड आपको दिया गया है तो आपको उसी 1 ईयर तक जो है वो क्या करना पड़ेगा, आपको शेयर्स वगैरह लेने पड़ेंगे और प्रोस्पेक्टस जो भी इन्वेस्ट आपको करना है वो करना पड़ेगा। वैलिडिटी ऑफ पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा किस दिन से, जब से आपको ऑफर किया गया था, ठीक है। और देयर इज नो नीड फॉर प्रोस्पेक्टस टू ऑन अ फर्दर ऑफर, ठीक है। अब गोल्डन रूल क्या है वो हम डिस्कस करते हैं, क्या टाइम हो गया, 34 हो गया, चलो लगा ही लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास हमारी 1 आवर की रह जाएगी ना, फिर थोड़ा सा ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा, है ना। मोहम्मद जी ने क्या लिखा है, फॉर टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस एवरेज प्रोस्पेक्टस कंटेन ऑल साइलेंट फीचर ऑफ प्रोस्पेक्टस स्पेसिफाइड बाय द सेबी इंक्लूड ऑल इंफॉर्मेशन इन ब्रीफ, ठीक है, बिल्कुल। डीम्ड प्रोस्पेक्टस कंपनी अलाउ एनी सिक्योरिटी अंडर एनी डॉक्यूमेंट विच इज नॉन एज अ डीम्ड, हम जिस डॉक्यूमेंट को हम प्रोस्पेक्टस की तरह डीम्ड करेंगे, समझेंगे, ठीक है। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस सेक्शन 25 में बोला गया जिसमें डिस्क्लोज नहीं किया जाता नंबर ऑफ शेयर्स को, ठीक है, और उनके प्राइस को, ठीक है, बहुत बढ़िया।
और सेल्फ प्रोस्पेक्टस सेक्शन 31 ऑन फाइलिंग सेल्फ प्रोस्पेक्टस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ द मेमोरेंडम, ठीक है। और साथ ही साथ सेल्फ प्रोस्पेक्टस में ये भी याद रखना है आपको कि इसमें वैलिडिटी पीरियड दिया गया होता है कंपनी के द्वारा, ठीक है। कंपनी के द्वारा एक वैलिडिटी पीरियड दिया होता है 1 ईयर तक, आपको उसी के अंदर जो है वो उस पीरियड के अंदर जो है वो आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और बोला है कि यदि आगे के जो भी मतलब इन फ्यूचर में आप कोई भी नेक्स्ट कोई इन्वेस्ट करना चाहते तो एक बार आपने शेयर लेना स्टार्ट कर दिए तो आपको प्रोस्पेक्टस की नीड जो है वो बार बार नहीं होगी, फर्दर ऑफर करने की जरूरत नहीं होगी। और ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम व्हेन फाइलिंग द सेल्फ प्रोस्पेक्टस। जब सेल्फ प्रोस्पेक्टस दाखिल करते समय संगठन को एक सूचना यापन जो मेमोरेंडम प्रदान करना जो है वो होगा, ठीक है। अब गोल्डन रूल क्या है अभी बताओ, जितना हमने किया कंप्लीट समझ में आ गया, रिवाइज भी करवा दिया, ठीक है, समझ आ गया। अब गोल्डन रूल देखेंगे हम प्रोस्पेक्टस के, ठीक है। शेयर और डिवेंचर भी थोड़ा सा देख लेंगे, शेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कितना होगा, फिर अपनी क्लास को हम ऑफ कर देंगे, फिर नेक्स्ट में हम 1 क्लास ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब थोड़ा कर ले मेहनत तो फिर नेक्स्ट क्लास का बर्डन नहीं रहेगा ज्यादा, ठीक है। जल्दी से बताओ समझ आ गया कंप्लीट? ठीक है, यस, ठीक है। गोल्डन रूल क्या है फ्रेमिंग करने के प्रोस्पेक्टस, यहां बोलना ना कि जब आप प्रोस्पेक्टस बनाओगे, ठीक है, तो क्या कुछ गोल्डन रूल होने चाहिए। तो जस्टिस जो किंडर्सली कहते हैं इन द न्यू बर्न्सविक एंड कनाडा रिले और एंड लैंड, ठीक है, लैंड कॉर्पोरेशन वर्सेस आपका मुगरिज, ठीक है। इन द 1860 में ये केस आया था, उसमें बताया गया था कि आपको गोल्डन रूल क्या चाहिए होंगे प्रोस्पेक्टस को बनाने के। तो बोले बेसिकली द गोल्डन रूल क्या होते हैं, वट एवर इंफॉर्मेशन कम फ्रॉम द कंपनी टू अ पब्लिक, ठीक है, कि जो भी जानकारी कंपनी के प्रोस्पेक्टस के माध्यम से जनता तक आती है, ठीक है, कि वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल ट्रू होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। बिकॉज, ठीक है, क्यों एक्यूरेट होने चाहिए, क्योंकि व्हेन कंपनी इशू करती है ना प्रोस्पेक्टस को, तो वो अट्रैक्ट करती है किसी जनरल पब्लिक को, अट्रैक्ट करती है कि आप परचेज करो क्या शेयर। गोल्डन रूल आपको सिर्फ इतना याद रखना है, गोल्डन रूल में ये बोला गया है कि आप जब भी कंपनी का प्रोस्पेक्टस बनाओगे, ठीक है, उसमें रियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। क्योंकि जो प्रोस्पेक्टस ऑफ कंपनी होता है वो अट्रैक्ट करता है जनरल पब्लिक को कि आप परचेज करो शेयर्स, ठीक है। और कंपनी जो पीपल विश्वास करते हैं, रिलाई मतलब जो भरोसा करते हैं ना, रिलाई करते हैं और ऑन दैट इंफॉर्मेशन वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और इन द शेयर जो भी वो इन्वेस्ट करते हैं अपने शेयर पर, और इशू जो भी कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं, तो प्रोस्पेक्टस जो है वो शुड बी ट्रू इन स्ट्रिक्ट सेंस में होना चाहिए, ठीक है। तो यही गोल्डन रूल है कि बिल्कुल ट्रू होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल वैलिड इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन को देखकर ही क्या करेंगे लोग, आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, ठीक है, और वो आएंगे। ठीक है, ठीक है दीपमाला जी। अब मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, और उसमें और यदि उसके बाद भी कुछ पोर्शन बच जाता है उसको भी मैं कंप्लीट करके दूंगी, एक ही पीडीएफ दूंगी पूरे के पूरे कंपनी लॉ का, ठीक है। ठीक है, कंटेंट्स क्या है आपके प्रोस्पेक्टस के। तो रजिस्टर्ड कंपनी ऑफिस एड्रेस सबसे पहले जो है वो आप क्या करोगे, रजिस्टर्ड कंपनी ऑफिस एड्रेस जो है उसमें मेंशन करोगे। कंपनी सेक्रेटरी, ऑडिटर, बैंकर और अंडर राइटर जो भी है उन सब के बारे में उनका नेम लिखोगे, उनका एड्रेस लिखोगे, सब जानकारी होनी चाहिए उस प्रोस्पेक्टस में। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट ऑफ इशू, ठीक है, कि ओपनिंग और, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है।
हाँ, एक बार रिवाइज कर लिया तो बिल्कुल बस बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो क्लास में कुछ कुछ चीजें जो है वो हमें हमेशा याद रह जाती हैं। ठीक है, लॉन्ग नहीं रहेगा मोहम्मद जी, बिल्कुल थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है। कंपनी लॉ इतना बड़ा है ही नहीं हमारे पोर्शन में, तभी तो कल ये दीपमाला जी बोल रहे थे कि कौन सी बुक चाहिए, तो मैंने बोला बुक की क्या जरूरत है, बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन है। यदि आपको बुक एक्स्ट्रा किसी को भी लेनी है तो आप नोट्स के रिगार्डिंग जो है वो आप बुक मत लो, थ्योरी की बुक मत लो। हाँ, एमसीक्यू की अलग से लेना चाहते हो तो ले, ठीक है, बाकी जो है वो इस थ्योरी की बुक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इतना बड़ा नहीं है अभिजीत जी, ठीक है, छोटा ही है। कंपनी लॉ जो है वो छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं। शेयर्स हो जाएंगे, उसके बाद डिवेंचर रहेंगे, बस। ठीक है, और ठीक है, तो कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या है, तो सबसे पहले बोला कि जो रजिस्टर्ड कंपनी ऑफिस एड्रेस है, ठीक है, जो उसमें मेंशन करना पड़ेगा। कंपनी लॉ समझ में आ तो आ रहा है, बाकियों को भी समझ आ रहा है। देखो, कंपनी लॉ समझ में इसलिए, अब मेरे को तो ना, जब मैंने कॉलेज में करा था थोड़ा बहुत कंपनी लॉ, हमारे एक सब्जेक्ट था, बीएलएलबी में होता है, एलएलबी में भी होगा, जिन लोगों ने 3 ईयर एलएलबी किया है उनका भी होगा। लेकिन हमने भी अब मेरे को याद भी नहीं है कि कौन से सेमेस्टर में करा था, लेकिन जितना थोड़ा बहुत मुझे अभी भी याद था। ठीक है, जब मैंने दोबारा से अभी आप लोगों को करवाने के लिए पढ़ा, तो उस टाइम का भी मेरे को थोड़ा बहुत याद है। और लास्ट सेशन में तो मैंने, जो हमारा लास्ट बैच हो गया था, उसमें बिल्कुल मैंने थोड़ा थोड़ा बताया था। उसमें पीपीटी तो उनको प्रोवाइड ही नहीं करी थी, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था ना उतना। लेकिन अभी जो है वो हमारे पास जितना टाइम है उसको हम बहुत यूटिलाइज करेंगे। बीएलएलबी में होता है, हाँ, 4th सेमेस्टर में, बिल्कुल मैंने भी करा है ना, तो मेरे को भी थोड़ा थोड़ा वहीं से याद है। ठीक है, वैसे कंपनी लॉ को एक आप ऐसे समझो कि थोड़ा सा आप रिलेट कर पाओ तो बहुत अच्छे से समझ आता है। देखो कि कंपनी क्या होती है, कंपनी आपने सुना होगा कि ये कंपनी वो कंपनी, यदि कंपनी के साथ लिमिटेड लगा है तो इसका मतलब है आपका कि वो कंपनी जो है वो, उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, उसके मेंबर की लिमिटेड लाइबिलिटी है। अब देखो, डायरेक्टर होते हैं कंपनी के, मेंबर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, इसमें मेरे को लगता है दीपमाला जी आप जो है वो, चलो कोई बात नहीं है ना, वो तो सब कॉलेज में होता है। यदि उन्होंने यदि सभी कॉलेज के अच्छे अच्छे करवाए ना, तो क्या ही जरूरत रहेगी फिर कोचिंग वगैरह की कहीं देने की। चलो कोई बात नहीं। अभिजीत जी, जो कंपैरेटिव लॉ, पब्लिक लॉ का 29 सितंबर, सितंबर का कि अगस्त का, अगस्त का, हाँ, 29 अगस्त का, जो डाउनलोड नहीं हो रहा है ना, तो उसमें जो पीडीएफ आपकी डाउनलोड नहीं हो रही है उसमें तो बहुत कम पोर्शन है, लेकिन जो डाउनलोड हो रही है उसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैंने 2 या 3 ही पीडीएफ उसकी दी है, लेकिन इकट्ठा ही करा है। ठीक है, एक बार मोहम्मद जी का देख लेते हैं। गोल्डन रूल ऑफ प्रोस्पेक्टस गिवन बाय द जस्टिस किंडरस्ली, एंड प्रोस्पेक्टस मस्ट इंक्लूड एक्यूरेट फेयर इंफॉर्मेशन बिकॉज द पीपल रिलाई ऑन इट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलो देखो कि कंटेंट्स क्या होने चाहिए आपके प्रोस्पेक्टस के। तो सबसे पहले बोला रजिस्टर्ड कंपनी ऑफर ऑफिस एड्रेस। ठीक है, यहाँ पर बोला कि पंजीकृत कंपनी कार्यालय का जो है वो पता। ठीक है, जो भी आपका रजिस्टर्ड कंपनी ऑफिस है, ठीक है, उसका एड्रेस जो है वो वहां होना चाहिए। फिर बोला कि कंपनी जो सेक्रेटरी है, ऑडिटर है, बैंकर है, अंडर राइटर है, वो सब कुछ, उन सभी का नाम जो है वो वहां मेंशन होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग डेट कौन सी है, कि कौन से डे को कंपनी बंद रहेगी, संडे को बंद रहेगी, किसी किसी कंपनी में तो संडे को भी छुट्टी नहीं होती है। ठीक है, और ये सब कुछ वहां मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी वैसे बंद होती नहीं है ना, बड़ी मुश्किल से कंपनी में छुट्टी होती है, या तो दिवाली पर होती है, अदरवाइज कुछ एक लोगों को तो दिवाली पर भी छुट्टी नहीं होती है ना। तो चलो, अलॉटमेंट लेटर एंड रिफंड डिक्लेरेशन विद इन अ प्रेस्क्राइब्ड टाइम। ठीक है, कि निर्धारित समय में के भीतर जो है वो अंतन पत्र और रिफंड की घोषणा।
ठीक है, कि अलॉटमेंट लेटर एंड रिफंड ये भी डिक्लेयर किए गए होंगे कंपनी में विद द प्रेस्क्राइब पीरियड में। यदि आप जो है वो इन्वेस्ट कर देते हो और आपको इसका रिफंड चाहिए तो वो कितने टाइम में, कितने प्रेस्क्राइब टाइम में आपको रिफंड मिलेगा वो भी बताया गया होता है। स्टेटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो स्टेटमेंट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, ठीक है, और अबाउट अ सेपरेट बैंक अकाउंट या ऑल मनीज जो भी रिसीव करी गई है आउट ऑफ द शेयर इशूड और जो भी ट्रांसफर हो गए वो सब कुछ आप मेंशन करोगे उस प्रोस्पेक्टस में। ठीक है, क्या क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्टेटमेंट वो मेंशन करोगे, ठीक है, और सेपरेट बैंक अकाउंट है यदि जिसमें ऑल मनी जो है रिसीव करी गई है आउट ऑफ शेयर, ठीक है, जो कि इशू हुई है एंड ट्रांसफर, ठीक है, और ये सब कुछ जो है मतलब शेयर से प्राप्त जितनी भी आपकी धनराशि है जो स्थानांतरित किया जाना है तो वो सब कुछ आप मेंशन करोगे। अंडर राइटिंग में लिखोगे इश्यूज एंड देयर डिटेल, ठीक है, जो भी इश्यूज हैं उनकी डिटेल के बारे में अंडर राइटिंग में लिखोगे। अब डायरेक्टर, ऑडिटर, बैंकर, कंसेंट ऑफ द कंसेंट टू द इशू, एक्सपर्ट ओपिनियन, ये सब जो है वो आप लिखोगे। ठीक है, यदि यहाँ पर बोला कि जो डायरेक्टर है, ऑडिटर है, बैंकर के कंसेंट टू द इशू, जो मुद्दे की सहमति पर, या एक्सपर्ट का कोई ओपिनियन है, यदि इन सब की कोई अपनी अपनी ओपिनियन है तो उसमें भी जो है वो लिखा जाएगा इसमें प्रोस्पेक्टस में। और द अथॉरिटी फॉर द इशू एंड डिटेल्स ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड देयर ऑफ, ठीक है, और यहाँ पर बोला कि मुद्दे के लिए प्राधिकारी और उसके उससे पारित जो भी प्रस्ताव होगा उसका विवरण जो है उसमें लिखा जाएगा। ठीक है, अथॉरिटी फॉर इशू जो भी होंगे और डिटेल किस तरह से रेजोल्यूशन पास होगा वो सब कुछ उसमें मेंशन किया जाएगा। प्रोसीजर एंड टाइम, जो भी शेड्यूल है अलॉटमेंट का और इशू ऑफ सिक्योरिटीज का, वो भी आप जो है वो मेंशन करोगे। और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रहता है कंपनी का कंप्रिहेंसिव आउटलुक में, ठीक है, वो भी आप जो है वो बताओगे किसमें, प्रोस्पेक्टस में। मेन ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का और क्या लोकेशन एट प्रेजेंट में, किस लोकेशन पर कंपनी का बिजनेस चल रहा है, वो सब कुछ आप उसमें मेंशन करोगे। ठीक है, जो भी शेयर होल्डर है ना, ठीक है, उनको वो सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, है ना। और पब्लिक ऑफर, द टर्म एट प्रेजेंट इशू और एंड इट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि आप पब्लिक ऑफर जो भी कर रहे हो, टर्म ऑफ प्रेजेंट इशू जो भी आपका प्रेजेंट में इशू चल रहा है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, वो सब कुछ जो है वो क्या लिखोगे उसमें मेंशन करोगे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट पेबल बाय द प्रीमियम, बाय ऑफ अ प्रीमियम इशू ऑफ शेयर्स अदरवाइज देन ऑन कैश, ठीक है, कि आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने की ले सकते हो, कितनी आपकी बड़ी सब्सक्रिप्शन है, कितने टाइम के लिए है ना, तो वो सब कुछ जो है वो आप उसमें मेंशन करोगे कि जो आपके इन्वेस्टर हैं वो उसमें देखते हुए क्या कर सके, सब्सक्रिप्शन ले सके, कि मिनिमम अमाउंट कितना है, मैक्सिमम अमाउंट कितना है, ठीक है, जो कि आपका प्रीमियम पे किया जाना है शेयर्स के द्वारा। अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन जो कि डिटेल में बताया गया है डायरेक्टर 15, ठीक है, सोर्स ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, ठीक है, निर्देशक की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर और उसको रेम्यूनरेशन किस तरह से दिया जाना है डायरेक्टर को, ये सब जो है वो उसमें मेंशन किया जाना चाहिए। अब शेयर एंड डिबेंचर है, ये अलग से टॉपिक है, ठीक है, ठीक है, अलग से टॉपिक है। और कल मैंने पार्टनरशिप एक्ट कंप्लीट और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, ये दोनों ही जो है वो कंप्लीट अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी का बिल्कुल कम पीडीएफ था और लेकिन पार्टनरशिप का काफी ज्यादा बड़ा था, तो एक बार देख लीजिएगा डाउनलोड वगैरह करके। ठीक है, अब शेयर एंड डिबेंचर की यहाँ पर बात करी गई है, तो एक आप लोग देखो कि जब डाउनलोड करते हो ना, मतलब डाउनलोड नहीं भी हो रहे हैं तो आप शेयर कर सकते हो किसी को बिना डाउनलोड करे हुए। जैसे कि आप लोगों के कुछ पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहे हैं तो आप किसी को शेयर कर दो, ठीक है, तो वहां से आप उसका प्रिंट आउट वगैरह निकलवा लो यदि आपको चाहिए हो। अदरवाइज तो आप वहीं से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको प्रिंट आउट चाहिए तो आप वहां से क्या आप किसी को शेयर कर सकते हैं? नो मैम, ठीक है। अरे बहुत समस्या होगी और मैंने कई बार बात करी, मैं तो भी थक गई बोल बोल कर, बट मैं अब क्या कर सकती हूँ, वो भी टेक्निकल इशू है और मेरे हाथ में तो है नहीं। ठीक है, शेयर नहीं हो रहा,
नहीं, बाकी तो हो रहे हैं ब्रिजेश जी, लेकिन कुछ एक पीडीएफ है ना वो नहीं हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल 2-3 ही पीडीएफ है। लेकिन मैंने कई बार सर से बात करी थी, लेकिन मेरे को रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। पहले पहले सर ने सुना भी, बाद में नहीं दिया, तो फिर अब इसमें टीचर की क्या गलती हो सकती है ना। विदाउट डाउनलोड, हाँ इसका प्रिंट आउट। अच्छा, कंपनी लॉ का, चलो मिल जाएगा वो। ठीक है, कंपनी लॉ का। और आप ना मेरे को ग्रुप में बता देना कि कौन कौन से पीडीएफ हैं जो कि आपको नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, मेंशन कर देना। ठीक है, कौन कौन सी पर्टिकुलर डेट के पीडीएफ जो है वो नहीं मिल रहे, मतलब डाउनलोड नहीं हो रहे। ठीक है, चलो थोड़ा सा है शेयर एंड डिवेंचर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, बाकी हम बहुत डिटेल में इसको कल ही करेंगे, मतलब अभी नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ठीक है, तो शेयर्स एंड डिवेंचर क्या होते हैं। ठीक है, बोला कि चैप्टर नंबर 4 में दिया गया है शेयर कैपिटल के बारे में। बुक में है इस, किसी को, ये रेखा जी क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा, बुक मिली है या बुक में है? अच्छा, बुक परचेज करी है आपने। अच्छा, कोर्स लिया होगा तब आपको बुक मिली होगी। देखो कि मैं ना अपनी क्लासेस लेती हूँ, मैं बिल्कुल भी किसी स्टूडेंट को बार बार एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, तो मेरे को उन ऑफर वगैरह का कुछ पता नहीं होता। बट मैंने उनके शॉर्ट वीडियो वगैरह देखी थी, तब मैंने सुना था कि किसी कोई नोट्स जो कोर्स ले रहे हैं जो उनको बुक भी मिल रही है। ठीक है, अदरवाइज मैं जो ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करती नहीं हूँ, तो मेरे को ज्यादा पता नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके। आप लोगों को नहीं मिली है, आप सर से बात कर लेना। ठीक है, जिस जिसको नहीं मिली है ना, हमने नहीं किया, हाँ जो पहले वाले स्टूडेंट है ना उन्होंने नहीं करी है परचेस। ठीक है, और जो उन्होंने नया कोर्स लिया होगा तो उनके मिली होगी, जितना मेरे को आइडिया है, मेरे को इससे ज्यादा पता नहीं है। तो रेखा जी आपने देखो कि आपको नहीं मिली, आप देखो कि आपको जो ऑफर किया गया आपको नहीं हुआ, तो आपने सर से बात करनी थी। क्यों 1 मंथ हो गया उसके बाद भी अभी तक आपको बुक नहीं मिली? देखो ब्रजेश जी को भी नहीं मिली है। ठीक है, अच्छा 1-2 दिन में आ जाएगी, चलो 1-2 दिन में वेट कर लो। ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं आती है तो एक बार मैं भी मैसेज कर दूंगी। ठीक है, कि हमारे स्टूडेंट को बुक नहीं मिल रही है ना, फिर बोलेंगे मैम आपका तो इश्यू ही रहता है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा बोलना फर्ज है, मैं बोल दूंगी आज। ठीक है, कि हमारे स्टूडेंट को बुक नहीं मिल रही है जी, बुक प्रोवाइड करवाओ। ठीक है, चलो चलो शेयर एंड डिवेंचर के बारे में बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में दिया गया है आपका शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। ठीक है, अच्छा कुछ कुरियर से आ रही है, कुछ पोस्ट से आ रही है। ठीक है, और मोहम्मद जी आपने भी ली है? कैसी है बुक? जिन जिन ने ली है उनको कैसी लगी? मिली है जिनको? ठीक है, ली तो चलो सबने होगी। चलो अब नहीं नहीं करवाऊंगी मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट में ही करते हैं, शेयर एंड डिवेंचर कर लेंगे। ठीक है, नहीं मैम, ठीक है। चलो रेखा जी और किसका, रेखा जी और ब्रजेश जी आप दोनों ने ली है ना बुक? ठीक है, तो मैं आप लोगों का मैसेज, और शालू जी का भी तो नया ही कोर्स है, उनको भी मिली है? उनको भी बोला है वैसे बुक लेने के लिए। देखो दीपमाला जी, आपको मैं बताऊं ना कि वैसे तो चलो बुक लेना ना लेना वो आपकी इच्छा है। ठीक है, लेकिन आपका जो कोर्स है ना पेपर 1 का, उसमें बहुत ज्यादा एमसीक्यू जो अपलोडेड है ऑलरेडी, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। बट ये इन बच्चों ने जो कोर्स लिया है उसके साथ फ्री में बुक मिली है। ठीक है, हाँ कोर्स के साथ मिलेगी। ठीक है, हाँ कोर्स के साथ मिली है ना, तो नहीं शालू जी, अभी आपने न्यू कोर्स लिया होगा ना, तो उनके साथ मिली है जो न्यू न्यू कोर्स लिए है ना बाकी सबने। ठीक है,
फ्री नहीं है। बाकी जिन्होंने आपके पहले के कोर्स लिए हैं उनको फ्री नहीं मिल रही है, जो कि अब मिल रही, अब जो कोर्स ले रहे हैं, ठीक है। तो 299 नहीं है, 395 रेट है उसका। हाँ मोहम्मद जी, काफी ज्यादा लेट हो गया न्यू कोर्स में, तो हमारे भी। हाँ न्यू कोर्स तो आपने भी लिया है ना। अच्छा 399 की है। हो सकता है कि उस फॉर्म भर कर देना होगा। फॉर्म किस चीज का भरना होगा? बुक लेने के लिए भी फॉर्म भरेंगे? अच्छा आप लोग खुद की बातें कर रहे हो, चलो कर लो बातें, ठीक है। अच्छा ऑफर चल रहा होगा कि पुराने स्टूडेंट को 299 का मिलेगा। चलो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे अपना शेयर एंड डिबेंचर, ठीक है। ओके थैंक यू। और ओके ओके ओके, दीपमाला जी और एक ब्रजेश जी हैं, ठीक है। उन दोनों ने बुक ली है, लेकिन उनको बुक नहीं मिली है। उन्होंने कोर्स कितने कब का लिया है? 1 सितंबर का लिया है, लेकिन अभी तक कितना टाइम हो गया, 25 डेज हो गया, लेकिन अभी तक उनको बुक नहीं मिली। अंजलि जी वाह, बहुत अच्छी बात है, क्लास खत्म होने वाली है तब आप आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, कोई अपना पर्सनल इशू हो सकता है, तो आप जो है वो ज्वाइन हो सकते हैं 11 AM पर दोबारा से। 50 मिनट है, रेस्ट कर लीजिए। अवेलेबल बहुत कुछ है, बट बस हमारी कैपेसिटी पर डिपेंड है। हाँ हाँ जी हाँ जी, ठीक है। मतलब अवेलेबल तो है। यदि आप पेपर 1 के कोर्स में भी जाएंगे ना, तो उसमें आपके 5000 तक MCQ जो है वो, आपने भी ली है अंजलि पांडे जी, ठीक है। चलो मैं बोल दूंगी कि हमारे कुछ 3-4 स्टूडेंट हैं जिन्होंने अब बुक ली है, लेकिन उनको मिली नहीं है। मैं अपनी तरफ से बोल दूंगी, बाकी आप सर से बात कर लेना, ठीक है। मैंने यही तो कहा कि अवेलेबल तो बहुत कुछ है। मोहम्मद जी भी तो कह रहे हैं कि अवेलेबल तो बहुत कुछ है, लेकिन ये डिपेंड करता है खुद पर कि आप लोग जो है वो कितना उसका यूटिलाइज करते हो, ठीक है। और अभी तक मैंने भी अपनी यूनिट के सिर्फ जूरिस्प्रूडेंस के ही जो है वो MCQ दिए हैं, लेकिन बाकी यूनिट के मेरे को भी देने बाकी हैं, क्योंकि मैं खुद बिजी थी। लेकिन मैं बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगी, मतलब उनको भेज दूंगी, फिर वो आपके कोर्स में अपलोड कर देंगे। MCQ 40 MCQ रहेंगे हर एक यूनिट के, बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है। और वो ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि जो भी एक्स्ट्रा बाद में धीरे धीरे जो भी होगा, अभी तो चलो मेरा खुद कवर हो रहा है धीरे धीरे काम। चलो अंजलि जी 11 AM पर ज्वाइन हो जाइएगा सभी, ठीक है। ओके ओके, कोई कोई बात नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी ज्वाइन हो जाइएगा। अभी तो आपके पास है टाइम, थोड़ा बहुत टाइम है, ठीक है। ओके बाय। बाय नहीं करना, आना है दोबारा से क्लास में, ठीक है।